बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। सिमाप डस्टिंग कर रही थी और गाहे बगाहे वो फरहीन बेगम को भी देख रही थी, जो हस्बे इख्तलाफ आज उससे बातें नहीं कर रही थी, बल्कि खामोशी से लिविंग रूम में लगी एलईडी पर नज़रें जमाए हुए थी। सिमाप ने एक नज़र को काम को छोड़ते हुए सामने लगी एलसीडी को देखा। उस पर कोई कुकिंग चैनल लगा हुआ था, जिस पर इस वक्त कोई इश्तिहार नशर किया जा रहा था, मगर वो कोई ऐसा इश्तिहार भी नहीं था जो इस कदर महवियत तलब होता। उसके दिमाग में कल वाला वाक़या आया। वो समझ गई इस वक्त ज़रूर उसी बात पर गौर व फिक्र किया जा रहा होगा। वो वापस से अपने काम में लग गई। फरहीन बेगम ने उसकी जांचती नज़रों को महसूस नहीं किया था। वो तो इस वक्त माजी की तल्ख राहों पर निकली हुई थी। उसे जब भी छुट्टियां होती थी तो वो रुहीन के घर ही रुकती थी, और इसका कोई रिश्ता था नहीं जिनके पास जाने के लिए उसे पिक एंड चूज़ करना पड़ता। वो या तो हॉस्टल होती और अगर कभी घर की याद आती तो अपने ताया के घर चली जाती। उनकी कोशिश तो हॉस्टल में ही छुट्टियां गुजारने की होती थी, मगर फिर रोहीन के इस्रार पर कभी कभार आ जाया करती थी। रोहीन और उनकी उम्र में तकरीबन 8 से 10 साल का फ़र्क था। बावजूद इसके उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। जब तक रोहीन अपने भाइयों के साथ रहती थी, उनकी मुलाकात साल में 2 से 3 बार तो हो ही जाया करती थी। कभी रोहीन उसके हॉस्टल चली जाती तो कभी उसे अपने पास बुला लेती, मगर जब से उनकी शादी हो गई थी तब से मुलाकातों में कमी आ गई थी। कुछ रोहीन के शौहर को फरहीन से मिलना पसंद भी नहीं था, जिसने उनका मिलना मिलाना ज़रूरत से ज़्यादा ही कम करवा दिया था। मगर इन सब के बावजूद वो फ़ोन पर रब्ता रखे हुए थी। इस मरतबा वो अपने भाइयों के पास आई हुई थी तो उसने उसको भी अपने पास बुला लिया था। उसके दोनों भाई ही शादीशुदा थे। उसके लिए मे के आना ना आना एक बराबर होता था। हाँ, ये था, अगर फरहीन को छुट्टियां होती तो वो उससे मिलने आ जाया करती थी। इस बार भी वो उसके बुलाने पर चली आई थी, मगर इस बार खिलाफ मामूल उसने बहुत जोर देकर उसे बुलाया था। अभी उसे छुट्टियां नहीं हुई थीं, मगर रोहीन के बुलाने के सबब उसे ख़ास तौर पर छुट्टी लेकर आना पड़ा था। आप ही, मुझे भी छुट्टियां नहीं हैं, उसने कुछ शर्मिंदा होते हुए बताया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम आ जाओ, दूसरी तरफ तहकुमाना लहजे में कहा गया। अच्छा, 3 दिन बाद वीकेंड है, तब आ जाती हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसने अब कदर आहिस्तगी से इल्तिजा की। क्या हुआ है आप ही? तुम आ जाओ, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। शायद मिले हुए इतना अरसा जो हो गया था, जो इसी सबब याद आ रही होगी। वो खुशी खुशी उनसे मिलने चली आई थी, मगर घर पहुंचकर जो इंकशाफात सुनने को मिले थे वो एक पल को दिल की धड़कनों को साकिन करने के लिए काफ़ी थे, और चेहरा वो तो ज़मीन से पाँव खींच लेने के लिए काफ़ी था। रोहीन पर नज़र पड़ती ही वो कौन सा खौफ होगा जो उसने महसूस नहीं किया था। वो बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ी। आपा, उसने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे। ये क्या हुआ है? तुम बैठ जाओ, फिर बात करते हैं, वो बड़े ठहरे लहजे में कह रही थी, यूं जैसे कोई बड़ी बात हुई ना हो। उसने शौक के आलम में नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, पहले बताएं क्या हुआ है, कैसे हुआ है? वो उसके चेहरे पर मौजूद जख्मों को बड़ी गौर से देख रही थी। फिर यकदम दिमाग में खतरे की घंटी बजाई। अब्यूज़ अब्यूज़ हुआ है, फिजिकली अब्यूज़ किया है। अपने सवाल को कैसे तरतीब देना उसे समझ नहीं आ रहा था। रोहीन उसका हाथ थामते हुए अपने कमरे की जानिब ले गई। कमरे में दाखिल होते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंजला किधर है? एक और खौफ था जो सुहाने रूह हुआ था। फिक्र नहीं करो, ठीक है, बच्चों के साथ खेल रही है। वो बेड पर बैठ गई। फरहीन भी उसके पास आकर बैठ गई। अब बताएं मुझे, उसने फिर से आपको मारा है ना? उसने इस्तफहामिया कहा था। शायद वो कह दे कि ऐसा नहीं है, शायद उसका शक ही रह जाए। वो सर झुकाए बैठी रही। अल्लाह आप ही, मैंने पहले ही आपसे कहा था दोबारा वहां जाने की बेवकूफ़ी मत करें। वो नहीं बदलेगा। जो एक बार हाथ उठा सकता है वो दूसरी बार क्यों नहीं उठाएगा? वो गलत नहीं कह रही थी। वो जो इसके जवाब में क्या कहती, वो यकदम उसके गले लगकर रो पड़ी, हिचकियाँ लेते हुए। फरीद खुद भी सहम गई थी इस तरह उसे रोता देखकर। मैं जानती हूँ, जो पहली बार हाथ उठा लेता है उसके लिए दूसरी बार हाथ उठाना मुश्किल नहीं रहता। मैं जानती हूँ वो नहीं बदलेगा, मगर मैं क्या करूँ? सब कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा आप ही, आप क्यों नहीं समझ रही? उसने बेबसी से कहा था। मैं क्या करूं? वो उससे ज़्यादा बेबस थी। आप उसके साथ क्यों रह रही हैं? ऐसे शौहर के साथ रहने से बेहतर है आप अलहदगी ले लें। वो आपको बाहर से तो क्या ही तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो तो खुद ही आपको मार देगा। उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से अपनी बहन के मुंह को छुआ।
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं नहीं ले सकती। क्यों? आपके भाइयों को पता है? जब पहली बार उसके भाइयों ने उसे जहन्नुम में वापस भेजा था, तब से फरहीन ने उन्हें भाई पुकारने जैसा तकल्लुफ़ात से आज़ाद कर दिया था। उसने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं आता वो आपके भाई हैं, एक ही माँ की कोख से हैं। वो तासुफ से कह रही थी। उन्हें आपकी तकलीफ़ क्यों नज़र नहीं आती? उसने कदरे बेबसी से कहा। आती होगी या पता नहीं। वो कहते हैं तलाक मसले का हल नहीं होती। अच्छा, फिर क्या हल है? वहाँ रहकर मार खाती रहें और फिर यूं ही मार खाते खाते मर जाएं? मैं उनके मुखालिफ नहीं जा सकती। हाँ, मर जाएं, बहुत अच्छा है। ये जिनको आपके ज़िंदा रहने की परवाह तक नहीं, आप उनके लिए मार खाते खाते मर जाएं। उसने कदरे सफाकी से कहा। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में नाराज़गी आ गई थी। रोहिन ने बेयकीनी से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो कम से कम उससे यूँ इस वक्त उम्मीद नहीं कर रही थी। ये जो आपको आज इतने मशवरे दे रहे हैं ना, कल को आप मर भी गई तो मैं वसूख से कह सकती हूँ उनमें से कोई दूसरी दिन सफ़ पर भी नहीं बैठेगा, और आप उनके लिए मरने जा रही हैं। वो कहते हैं तलाक लेकर मैं अंजला के साथ ज़्यादती करूँगी। वो छोटी है, उसे अपने बाप की ज़रूरत है। उसके साथ रहकर आप बड़ा अच्छा कर रही हैं। आपके ख्याल में वो आपको जब भी यूँ मार खाता देखती होगी, उस पर क्या बीती होगी? वो बच्ची है। अगर आपको लगता है कि वक्त के तल्ख लम्हे उसकी यादाश्त पर से मिटा देगा, तो आपकी भूल है। ये वक्त के साथ गहरे होंगे, मुनहदिम नहीं। उसने कुछ पल तवक्कुफ किया। गुस्सा, नाराज़गी, बेबसी जैसे कई एहसासात ने उसका सांस फुला दिया था। उसने अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर एक लंबी सांस अंदर खींचने के बाद हवा के सुपुर्द की थी। आपी, उसे बाप की शफकत की, बाप की मोहब्बत की ज़रूरत है, और ये आप भी जानती हैं। ये दोनों चीज़ें उससे कभी नहीं मिलेंगी। उसने अंजला पर भी हाथ उठाया था। क्यों? वो इस्तफहामिया अंदाज में कर रही थी। और ये सब वो इसकी पूरी तवज्जो अपनी बात की जानिब करवाने के लिए कर रही थी। किस लिए मारा था? याद है ना? क्योंकि उसने आपको थप्पड़ मारे जाने पर अपने बाप से सवाल किया था। फरहीन ने उनकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गईं। आपी, जो इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता ना, उसकी इज्जत नहीं कर सकता। वो उसके वजूद से पैदा होने वाली जान को कैसे अजीज जान सकता है? वो कुछ पल खामोश रही और फिर अपने हाथों की उंगलियां मसलते हुए उसने कहा, तलाक कोई छोटी बात नहीं है। वो चंद पल के लिए चुप हो गई, यूं जैसे समझ ना आ रही हो। मैं गुनहगार नहीं बनना चाहती। फरहीन को इसकी बात से शौक लगा। इन सबसे आपके गुनहगार होने और ना होने का क्या ताल्लुक है? तलाक अल्लाह को नापसंद है। वो कुछ झिझकते हुए कह रही थी। भाई कह रहे थे कि ऐसा करके मैं अल्लाह की नाराज़गी मोल लूँगी और ज़माने भर की रुसवाई अलग। अच्छा, उनको फरिश्तों ने कोई ईमेल की है? उनसे कहें मुझे भी दिखा दें वो ईमेल जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा है कि आपको बताएं कि अपनी जान पर से अजाब हल्का कर लेने के सबब आप गुनाहगार होंगी। बाजी, ये जान आपको अल्लाह ने दी है, उसकी इमानत है। उस पर ऐसा जुल्म मत करें कि आप अपनी जान पर किए गए जुल्म का हिसाब ही ना दे पाएँ। अगर वो आपकी जान पर जुल्म कर रहे हैं तो आप इसका जुल्म बर्दाश्त करके उतनी ही गुनाहगार बन रही हैं। वो फरहीन के आखिरी जुमले पर कनक रह गई। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं क्या करूं? मुझे उन सबकी बातों ने शशो पंच पर डाल दिया है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरे असाब सलब हो गए हैं। अव्वल तो आप गलत नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो हिसाब का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, इनमें से किसी को भी नहीं। ये कहाँ लिखा है कि आप मार खाती रहेंगी तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा? क्या अल्लाह ने अपनी जान पर जुल्म करने से मना नहीं किया? मगर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं जानती हूँ ये लोग मुझे नहीं रखेंगे। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है। वो बेबसी से कह रही थी। वो ठीक कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अलग हो गई तो कौन है जो हमें संभालेगा? कौन मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठाएगा? ये भाई जिनको इस बात से फ़र्क तक नहीं पड़ता कि उनकी बहन हफ्ते में कितनी बार शौहर से पिटती है। बस जब भी पिटे तब 2-3 दिन के लिए यहाँ ले आओ, फिर उसे इतनी तंगी दो कि वो डर जाए। तब उसे बताओ कि अगर अलग होना है तो अभी भी अपना काम खुद करो, तुम्हें पता चले कि ज़िंदगी कैसी मुश्किल है। वो एक बार फिर रो दी थी। क्या ये रिश्ते होते हैं? दुनिया तो क्या ही तपती धूप में खड़ा करेगी जितना ये मुझे जलाने पर तुले हुए हैं। क्या ये मेरे पीछे खड़े नहीं हो सकते? अगर मैं एक फ़ैसला ले भी रही हूँ,
क्या तब भी ये मेरे पीछे खड़े नहीं हो सकते मुझे थामने के लिए? रिश्ता तो यही होता है ना कि अगर मैं गिरूं तो ये मुझे थाम लें, मगर ये तो मुझे खुद गिरा रहे हैं। बजाय मेरा हर खौफ खुद के वजूद से ज़ायल कर देने के, ये मुझे खौफ दिला रहे हैं। फरहीन खामोशी से, बड़े तहम्मुल से उनकी बातें सुनती रही। जब वो बात ख़त्म कर चुकी तो उसने उनके हाथ थाम लिए। आपको पता है ना अल्लाह पाक क्या फरमाता है? उसने उसकी आंखों में देखते सवाल किया। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाएगा, और ये बात अल्लाह पाक ने सूरत तलाक में कही है। उसने महसूस किया जैसे उसके कुछ धारस बन रही है। खुदारा खुद को और अंजला को यूं ज़ाया मत करें। ये ज़िंदगी इतनी बेवकत नहीं होती कि टके टके के रिश्तों के लिए उसे बेमोल कर दिया जाए। ये ज़िंदगी है, इसके हर एक लम्हे को मोहब्बत के संग झूमना चाहिए। इससे पहले वो कोई और उम्मीद का जुगनू लिए उसके जानिब बढ़ती, रोहीन के भाई को अपनी जानिब आता देख आंखें बाहर आई थीं। वो तैश में आगे बढ़ा था और बढ़ते साथ ही उसने फरहीन को बाजुओं से पकड़ते हुए खड़ा किया। अगली लम्हे फरहीन ने उससे अपना बाजू आज़ाद करवाया। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। वो उंगली उठाते हुए भिपरी। लिहाज मुरव्वत तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन रोहीन पर उन्होंने अपनी मर्जी मुसल्लत की थी। नहीं लगाता हाथ, तुम निकलो यहाँ से। उसने एक बार फिर पकड़ने की कोशिश की और इस बार उसने कदरे नागवारी से उंगली उठाकर तंबीह की थी। रोहीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की, मगर उसके गुस्से के सबब लाल होती आंखें। उसने अपना हाथ वापस ले लिया। तुम्हें बाहर की हवा क्या लग गई? तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमसे ज़्यादा अकल है? तुम हमारी बहन का घर खराब करोगी और हम तुम्हारी बकवास सुन लेंगे? तुम उसकी ब्रेन वॉशिंग कर लोगी? वो तनफ्फुर से कह रहा था। इसके बरक्स वो इस्तेज़ाइया हंसी। तुम लोगों को अगर अपने ठीक होने पर इतना ही यकीन है तो फिर मेरे से बात करने का डर कैसा? वो बड़े इत्मीनान से उस सीने पर हाथ बांधते बोली। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, उसने कहा था, और रोहीन का हाथ उठा था और फिर उसने अपनी पूरी कुव्वत को जमा किए उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर फ़ौरन ही उसकी तरफ से किसी किस्म की पेशकदमी को दिमाग में रखते हुए उसने अगले ही लम्हे साइड मेज़ पर गुलदान उठाया था। अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, इससे तुम्हारे दिमाग को खोल दूंगी। वो मुस्तहकम लहजे में पहले से कदरे ऊंची आवाज़ में बोली। इसका अमल वहाँ खड़े उन दोनों के लिए नाकाबिले यकीन था। सभी को शौक लगा था। तुम या तुम्हारे चलते फिरते नमूनों में से कोई भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसने बड़े एहतियात से गुलदान थामने हुए अपनी कमीज़ की साइड पॉकेट से मोबाइल निकाला और फिर एक नंबर मिलाया, मगर इस सब में उसकी नज़र अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े रोहीन के भाई से नहीं हटी थी। लापरवाही की कीमत खासी होती है और वो इस वक्त इस कीमत को चुकाने के हक़ में नहीं थी। जैसे ही सामने से फ़ोन उठाया गया वो फ़ौरन से बोली, मेरी कॉल रिकॉर्ड करो। फिर वो चंद सानिया खामोश रही। सामने वाले ने जब कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो उसने फिर से बोलना शुरू किया। तुम्हें पता है ना मैं अपने ताया के घर हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी कज़न को यानी रोहीन को उसके शौहर ने फिजिकली अब्यूज़ किया है, मगर उसके भाई उसको ज़बरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे यहाँ आने पर वो मुझे भी धमका रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ज़दोकोब करने की भी कोशिश की गई है। मैं ये रिकॉर्डिंग इस सबूत की बेसिस पर करवा रही हूँ कि अगर मेरे साथ या रोहीन के साथ कुछ हो तो इस सब के जिम्मेदार इसके दोनों भाई और उसका शौहर होगा। अपनी बात इत्मीनान से कहने के बाद उसने कुछ कदम दूर खड़े रोहीन के भाई को देखा था। नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं है मेरे डियर कज़न्स। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और बड़े आराम से हाथ में पकड़ा गुलदान सामने खड़े मर्द के पाँव में फेंक दिया, यूँ कि वो ज़मीन से लगते ही किरची किरची होकर उभरा। फरहीन का भाई फ़ौरन से पीछे हटा था। शुक्र है मैं तुम जैसी आवारा से शादी करने से बच गया, उसने हकारत से कहा। और ये बचाओ गालबन मैंने ही करवाया था तुम्हारा। तज़ीक का एक और जुमला उसके मुंह पर मारा गया। तुम किस कदर बेशरम हो उसकी सारी बकवास सुन रही हो अपने ही भाइयों के खिलाफ। उसको कहो यहाँ से मेरे घर से दफ़ा हो जाए। फरहीन पर हर हरबा नाकाम हुआ तो उसने रोहीन की जानिब बढ़ते हुए उसे अपने आड़े हाथों लिया। ये सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं मेरे बाप का भी घर है। वो सारी गुफ्तगू में पहली बार बोली थी और कदरे बुलंद आवाज़ में बोली थी। शायद फरहीन के होने ने उसकी हिम्मत बंधा दी थी। यही तुम्हारी ज़ुबान है जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर तुम पर हाथ उठाता है। अगर तुम अपने भाइयों से ज़ुबान दराज़ी कर सकती हो तो शौहर से भी करती होगी। और ये इसकी शय पे तुम इतना उछल रही हो, इसके पल्ले है ही क्या? खुद ये स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रही है। मैं तो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रही हूँ, तुम्हारी तरह बाप की गैरत को हराम तो नहीं कर रही।
फरहीन ने बिला खौफ कहा था, मगर अपने भाई की इंगारा होती आंखें देखकर फौरन से रोहिन बीच में आई थी। भाई तुम जाओ अभी यहाँ से। उन्होंने कदरे जोर से उसे बाहर की जानिब धकेला। उसने जाते जाते ज़मीन पर थूका, जिस पर फरहीन ने भी ज़रा सा सर को कम देकर मुस्कुरा दिया था। यूं कि बस यही औकात है तुम्हारी। मगर जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे में खड़ी अंजला पर पड़ी तो उसकी जानिब लिपकी और उसे उठा लिया। उसे अपने बाहों में लेती ही उसने प्यार किया। प्यार वैसे भी बहुत था, मगर अब ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उसके नन्हे कंधों पर पड़ता देख पता नहीं ये प्यार था या तरस। इन नन्ही आंखों को तो ख्वाहिशों के सबब चमकना चाहिए था, मगर अब इन नन्हे कटोरों में कई सवाल और कहीं बहुत पीछे सहमापन था। वो अंजला को गोद में बिठाए उसकी बातें सुनने लगी थी जब रोहिन ने उसके सर पर बड़ी मुलायमत से हाथ फेरा। कभी कभी सोचती हूँ अंजला को मेरे पास नहीं तुम्हारे पास होना चाहिए था। रोहिन ने गर्दन मोड़ते हुए अपनी बहन को देखा। वो सच्चाई से उसे ही देख रही थी। तुम इसे अपने जैसा बना देना। वो समझ नहीं पाई आया ये सवाल था, इल्तजा थी, मजाक था या कुछ और। कुछ ही घड़ियों में वो माजी का एक लंबा सफ़र तय कर आई थी, मगर नज़रें अभी तक टीवी पर जमी हुई थीं। अंजला सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और सीढ़ियों के पास खड़ी सिमाब को उसने फरहीन बेगम की बाबत पूछा। उसने ग्लास डोर से नज़र आते लिविंग रूम की जानिब इशारा कर दिया। वो खामोशी से वहीं चली आई थी और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदले, यके बाद दीगरे, मगर वो हनूस LCD पर नज़रें जमाए हुए थीं। वो रिमोट वापस टेबल पर रखते आहिस्ता से उनके पास बैठ गई और बहुत आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ा, मुबादा कहीं वो डर ही ना जाएं। उसके यूं हाथ पकड़ने और फिर खुद के साथ लगने में उनके ख्यालात का बुलबुला टूट गया। क्या हुआ है आपको? वो उनके साथ लगी कह रही थी। वो कुछ नहीं बोली। कल वाले रवैये पर नाराज़ हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लिए चूमा। वो हैरान हो गई। आई एम सॉरी, मैं आपको एक अच्छी ज़िंदगी, एक नॉर्मल फैमिली नहीं दे पाई। उनका लहजा शिकस्त खुर्दा था। यार क्या हो गया आपको? उसने अपने हाथ से इर्द गिर्द इशारा किया। ये सब क्या है? क्या ये ख्वाहिशें सबके पास होती हैं? नहीं ना, मैं बहुत खुश हूँ, बस कभी कभी दिमाग आउट हो जाता है। आपको तो पता है डैड की तरफ से जीन्स में आया है। उसने हंसते हुए कहा। क्या कहती हैं, अब हम नाश्ता ना कर लें? उसने सवालिया निगाहों से देखा तो वो भी बिलाकर मुस्कुरा दी और फिर किचन की जानिब बढ़ गई। उनके जाते ही अंजला ने बेसाख्ता एक लंबी सांस हफा के सपोर्ट की थी। वो कितनी कोशिश करती थी उनके सामने खुश रहने की, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हो ही जाता था कि वो फिक्रमंद हो जाती थी। उसने खुद भी तो कभी ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं की थी, मगर अब तकदीर में यही लिखा था तो फिर यही सही। अब अगला सीन। वो इस वक्त ग्रे रंग के ट्राउजर्स के साथ ढीली सी राउंड नेक ग्रे रंग की शर्ट पहने नंगे पांव किचन में खड़ा अपने लिए नाश्ता बना रहा था। कुछ ही देर पहले लिए जाने वाले शॉवर के सबब बाल अभी तक मुकम्मल सूखे नहीं थे। हल्के हल्के गीले बाल माथे पर कदरे बिखरे हुए थे। गो कभी इनको सेट करने की कोशिश नहीं की गई थी। इसके बालों के रंग को किसी खास शेड का नाम देना कदरे मुश्किल था। वो ना तो काले थे और ना ही भूरे, बल्कि इन दोनों रंगों का कोई इम्तजाज था जो इसके निखरे रंग पर खूब जचता था। उसका मोबाइल मुसलसल बजता जा रहा था। उसने तेज हाथ चलाते हुए वो अंडा अपनी प्लेट में डाला और फिर प्लेट को थामे बाहर निकल आया। प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद उसने फ़ोन उठाया और नंबर देखते ही बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा था। सलाम के लिए खुलते लब फौरन से बंद हो गए, क्योंकि सामने से इस वक्त सलावातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। नाहंजार, नाफरमान, बेशरम इंसान। वो गुस्से से भरे बैठे थे। कोई गैरत नाम की चीज़ तुम में है कि नहीं? ना कोई जिम्मेदारी का एहसास है? कब से फ़ोन कर रहा है तुम्हारा बाप? सॉरी डैड, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। जिस कदर वो गुस्से से बोल रहे थे उसने इतने ही तहमुल से कहा। नहीं, सॉरी किस बात की? मैं माजरत ख्वाह हूँ कि किस्मत ने गलती से मुझे आपका बाप बना दिया, जबकि बाप तो आप मेरे हैं। उसने बड़ा जब्त करते हुए अपनी हंसी जब्त की थी। लोग औलाद पैदा करते हैं, मुझे लगता है मैंने औलाद नहीं बाप पैदा कर लिया है, जिसको ना कुछ कहा जा सकता है ना कुछ मनवाया। वो अभी तक उन्हें अपने साथ ना लेकर आने पर तपे बैठे थे। ओ कम ऑन डैड, अब ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। वो फ़ोन को स्पीकर पर डालने के बाद अब उनके साथ साथ नाश्ता कर रहा था। हाँ बस एक छितर पड़वाने रह गए हैं बाप के सर में। खाक तो डलवा दी है, 15 साल पहले मरने वाली बीवी के घर वालों के सर पर बिठा दिया है, उन्होंने तासुब से कहा। मगर दूसरी जानिब उसने उस ड्रामेबाजी के जुमरे में लिया था। पहले तो आप सुकून से बैठकर ये तय कर लें कि आपकी बीवी यानी कि मेरी माँ को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं। खुदा को माने यार डैड, आपकी ये रोज़ रोज़ की बदलती तारीखें मुझे शक में डाल रही हैं कि आखिर मेरी माँ की बरसी होती कब है।
उसने उनको एहसास दिलाना चाहा, जो कि वो न जाने कब से दिलवाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब वो इस नज़रिए पर खासे कदम जमाए हुए थे कि याददाश्त और तहरीर तारीखें सच्ची मोहब्बत की सनद नहीं होती। जो महबूब होते हैं उनके साथ गुजरा एक एक पल दिमाग में नक्श होता है और उनके साथ मुंसलिक एहसास ताहयात दिल में अमर हो जाता है। जैसे बीमारी के सबब सब याददाश्त खो देने के बावजूद भी उसकी माँ उसके बाप के साथ गुजारे लम्हों का हवाला देती रहती थी। ना तो बीमारी और ना ही दवाओं की शिद्दत उनके जहन से उसके बाप के साथ गुजारे जाने वाले लम्हों को धुंधला सके थे। और आप तो ऐसे उनका गम करते हैं जैसे वो आपके साथ ही रह रही थी। उसने बगैर उनके जज्बाती ड्रामे में आए एक और खासा किस्म का सच्चा तबसरा किया। ये तो और शर्म की बात है, मरहुमा एक्स बीवी के घर वालों के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। वो उनको पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसे समझ आने लगा था कि उसका हर अगला जवाब उन्हें जज्बातियत का एक नया सिरा पकड़ा रहा था। ये बीवी की कौन सी टाइप होती है डैड? उसने इस बार अपनी हंसी को रोका नहीं। वो जो तुम्हारे जैसी औलाद को पैदा करके चली जाती है कि फिर सारी उम्र बाप के सर पर तबला बजाती रहे। उन्होंने तिनक के कहा, मुझे सीधी तरह बताओ, और कितने दिन तक क्यों अपनी गैरत को मारकर एक्स ससुरालियों के सर पर ऐश करनी होगी? तब तक जब तक आपके एक्स ससुरालियों की सारी हमदर्दियां अपनी महरूमा बहन के साथ नहीं हो जाती। वैसे मैं आपको याद करवा दूं, ये जो आपकी मरहुमा एक्स बीवी के घर वाले हैं ना, वो गालबन आपके कजन्स हैं, इसलिए ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सीना चौड़ा करके रहें वहाँ, बल्कि हो सके तो लगे हाथ अपनी बीवी के खुला लेने का भी बदला ले लें उनसे। मुझे लगता है मैंने ज़रूर तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत किया होगा, जिसका मकाफाते अमल वो तुम्हारी सूरत मेरे ऊपर छोड़ गई है। वो उनके नाराज़गी का अंदाज़ा बखूबी उनकी बातों से कर सकता था। उन्होंने एक लंबी सांस हवा के सपुर्द की, जिसकी आवाज़ उस तक भी पहुंच गई थी। मकाफाते अमल नहीं, आपकी जन मुरीदी का इनाम। वो इसका इशारा समझ गए। तुम्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। इस बार उन्होंने बरहमी से उसे डिपटा। ओके फाइन, कुछ नहीं कहता आपकी मरहुमा एक्स बीवी को। वो उनके बिगड़े मिजाज को मजीद ख़राब नहीं करना चाहता था। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे आपसे ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी माँ से। उसने किसी बच्चे की तरह मुकाबला किया। तुम तो कहते थे कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, और आज कह रहे हो कि थी। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। मोहब्बत नहीं, आपने तो जन मुरीदी की थी। मोहब्बत तो आपको किसी और से थी। बेटा, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब पूछूंगा कि बीवी को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार लेने देना जन मुरीदी है या गैरतमंदी। वो कदरे चैलेंजिंग अंदाज में बोले। देखते हैं डैड। वो भी पक्के पांव चैलेंज कबूल कर गया। हारिब, हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। वही हमेशा की एक बात जो वो उसे हमेशा समझाते आए थे। उसकी माँ ने उसके बाप से खुला ली थी। इन दोनों की कज़न मैरिज हुई थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, मगर घर वालों के कहने में आकर एक चांस ज़रूर देने पर तैयार हो गई थी कि निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। मगर फिर ये शादी कुछ ही साल तक चल पाई थी। इस दौरान वो अपने शौहर से उनके लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर करती रहती थी। हैरानकुन तौर पर दोनों ने एक दूसरे के लिए मसले खड़े करने की बजाय खुश असलूबी से रास्ते अलग करने को तरजीह दी, और इसी बात से हारिब को शदीद किस्म का इख्तलाफ था। जब पहले दिन से पता था कि दोनों साथ नहीं चल सकते, तो फिर फैमिली प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वालदैन का मकसद महज औलाद को पैदा कर देना नहीं होता। और दूसरा बड़ा इख्तलाफ जो से था वो ये कि अगर नफरत नहीं थी तो साथ चला जा सकता था, मगर उसकी माँ ने तलाक का मुतालबा किया और उसके बाप ने दे दी। उसके नज़दीक उसके बाप का कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था, जिसका नतीजा उसने ब्रोकन फैमिली की सूरत में देखा। हाँ, मगर हम हर किसी को यूं ही जाने भी नहीं दे सकते। यूं तो हम अकेले रह जाएंगे। उसकी इस अजीब सी मंतक पर दूसरी जानिब वो हंस दिए। महबूब को ज़बरदस्ती खुद के साथ बांध कर रखते हुए रोज़ उसकी आंखों में खुद के लिए नापसंदीदगी देखने से बेहतर है कि उसे आज़ाद करके अपने माजी की मोहब्बत का जोम बरकरार रख लिया जाए। मैं इस बात पर आपसे मुत्तफिक नहीं होता डैड। मेरे नज़दीक निकाह के बाद दिल का बदल जाना बेवफाई है, और मैं उस बेवफाई को महज माजी की झूठी मोहब्बत का जोम बरकरार रखने के लिए माफ़ नहीं कर सकता। जाने क्यों बात की कड़वाहट ने गला भी कड़वा कर दिया। उसके सामने पड़ा जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाते हुए कड़वाहट के साइकिल को जाहिर करने की कोशिश की थी। तुम्हारी माँ का दिल नहीं बदला था। वो मेरी मोहब्बत अपने दिल में इसलिए इस जहां से लेके गई थी। उन्होंने वक्फा किया। बस हम साथ नहीं चल पाए, और ये लाजमी नहीं है कि महबूब एक अच्छा हमसफ़र भी हो, और तुम किसी को साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। आखिर में उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया। ठीक है, अगर मैं किसी को साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकता, तो कोई मुझे भी साथ छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। वो इसकी बात पर लम्हे भर को चुप रह गए।
उसका लहजा बहुत अटल था। वो उसे ये कभी नहीं समझा पाएंगे कि किसी के दिल में ज़बरदस्ती जगह नहीं ली जा सकती। हारिफ, ये दिल है, कोई 10 मरले का प्लाट नहीं जिस पर तुम ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना घर तामीर कर लो। कब्जा नहीं कर सकता मगर खरीदा तो जा सकता है ना डैड। तुम अब मोहब्बत को पैसों से खरीदने के भी काबिल बन बैठे हो। उन्हें अपने बेटे की बात पर अफसोस हुआ। मोहब्बत पैसों के अवज़ खरीदी जा सकती है? मुझे नहीं पता था इस बात का। उसने हैरानी से सवाल किया। मैं मोहब्बत के बाजार में दिल लिए निकलूंगा, आखिर कोई तो हमारा दिल ले ही लेगा, उसने शरारत से कहा। दूसरी जानिब वो भी हंस दिए। कैसी है वो? अब और खूबसूरत हो गई होगी, नहीं? उन्होंने शरारत से पूछा। अल्लाह डैड, आपने सारा ड्रामा ये सवाल पूछने के लिए किया था? वैसे ही पूछ लेते हैं, अब मैं इतना भी कंजर्वेटिव नहीं हूँ कि इस उम्र में आप पर पाबंदियाँ लगाऊं। उसने भी ना समझी कि सारी हदें अबूर की थीं। बेगैरत इंसान! उनका पारा एक बार फिर चढ़ा। मैं उसका पूछ रहा हूँ जो आकर तुम्हें इंसान बनाएगी। डैड, फिलहाल ना तो मुझे उसका पता है जो आकर मेरी वजाहत को मजीद 4 चांद लगाएगी, और ना उसका जो इस उम्र में आपके 14 तबक रोशन करेगी। वो इस दौरान नाश्ता कर चुका था और अब बर्तन किचन में रखते हुए अपने कमरे की जानिब आ गया। जिस हिसाब से तुम दिन ब दिन सेल्फ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हो ना, मुझे तुम्हारा फ्यूचर का सिग्नल रेड से ग्रीन होता नजर नहीं आ रहा। मुझे तो अपनी तरह आपका फ्यूचर भी शदीद किस्म का सिंगल ही नजर आ रहा है। वो उन्हें तंग करने से बाज नहीं आया था। अच्छा चलें, अब मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, अपना ख्याल रखिएगा। वो जानता था वो इस वक्त उसे अल्लाह हाफिज़ कहने का भी तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। उसने चंद मिनट का तवक्कुफ़ किया था कि वो मोबाइल कान से हटा लें, और फिर 2 सेकंड के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं डैड, वक्त के साथ खूबसूरती में इजाफा हो गया है, और गुस्से में भी। उसने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो उससे तफसील जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। उसने अपने मोबाइल को बेड पर उछाल दिया, जिस पर उसके वालिद माजिद की मुसलसल कॉल्स आना शुरू हो चुकी थीं। एक शरारती मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता किए हुई थी। या अल्लाह, कौन कहेगा कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मेरा बाप है। वो मुस्कुराते हुए तैयार होने के लिए बढ़ गया। अब अगला सीन। नाश्ते के बाद वो कुछ देर फरीन बेगम के पास बैठी रही और इनके साथ इधर उधर की बातें करती रही। फिर इसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चली आई थी। उसने एंड क्राउन के साथ लगे तकिए को उठाकर कदरे बेड के वस्त में रखा और फिर वो औंधे मुंह पर लेट गई। लेटते साथ ही वो बिला मकसद सोशल ऐप्स स्क्रॉल करने लगी। एक सोशल ऐप से दूसरी, दूसरी से तीसरी को यूं ही बेमकसद खंगालने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत उसने एक मशहूर प्रोफेशनल ऐप खोली और सर्च बार में कुछ टाइप करने के बाद सर्च का टैब दबाया। जल्दी उसके सामने उस नाम के सभी लोगों की प्रोफाइल आ गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ी। वो बारी बारी सामने मौजूद फहरिस्त को स्क्रॉल करने लगी और फिर कुछ पल के लिए उंगलियां साकित हो गईं, यूं जैसे खोले या ना। अगले ही पल उसने गहरा सांस भरते हुए टैप किया और इसकी प्रोफाइल को खोल लिया। इश्तियाक में वो ये तक भूल गई कि जिस इंसान की प्रोफाइल वो देख रही थी, ऐप उस इंसान को नोटिफिकेशन में सर्च करने वाले का नाम भेज देगी। याद आने पर वो फ़ौरन गड़बड़ाई। उसने जल्दी से बैक किया। फिर ख्याल आया, नोटिफिकेशन तो जा ही चुका होगा, क्यों ना अब देख ही लिया जाए। फिर दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक साथ कई बार उसकी प्रोफाइल को खोलकर बैक किया था, इस ख्याल के तहत कि शायद इस ऐप का सॉफ्टवेयर समझे कि रोबोटिक मिस्टेक है। अंजला के अंदाजे। कार्रवाई डालने के बाद उसने सुकून से उसकी प्रोफाइल छानी थी। कुछ खास नहीं था, या शायद अपडेटेड नहीं थी। वो उसको छोड़ती हुई एक दूसरी सोशल ऐप पर आ गई। वहाँ भी कुछ खास नहीं था। हाँ, एक पोस्ट थी। वो तस्वीर गरूब आफ्ताब के वक्त ली गई झील की थी। वो इसका कैप्शन पढ़ने लगी, कमिंग टू वेयर आई लेफ्ट अ पीस ऑफ माई हार्ट। उसे कुछ अचंभा हुआ, मगर अगले ही पल उसने सर झटक दिया। कोई एक भी पोस्ट काम की नहीं मिली थी। अंजला ने मोबाइल बंद करते हुए वापस रख दिया और फिर कमर के बल सीधी होती हुई लेट गई और छत को देखने लगी। कुछ ही पल के बाद उसके मोबाइल पर बीप हुआ। उसने मोबाइल खोलकर नोटिफिकेशन बार खोली और उसकी आंखें बाहर आईं। थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान की प्रोफाइल देख रही थी, उसी शख्स ने उसकी प्रोफाइल को देखा था। ओ गॉड अंजला, इतनी एम्बेरसमेंट! ना चाहते हुए भी उसे शर्मिंदगी के मारे अपने गाल दहकते हुए महसूस होने लगे। बिला इख्तियारी उसने दाएं हाथ से मोबाइल पकड़े बाएं हाथ से अपने गाल को छुआ। क्या वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, या फिर ये बताना चाह रहा था कि वो जानता है मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ? उसने खुद से ही सवाल किया। उफ अंजला, बेवकूफ़! उसे खुद के इस बेख्तियार अमल पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मगर वो मुझे कैसे जानता होगा? हाँ, उसने यूं ही देख ली होगी। इतने लोग एक दूसरे की प्रोफाइल देखते हैं।
खुद से बातें करते हुए उसने खुद को एक और झूठी तसल्ली दी, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। बेड से उठते हुए वो नाखून चबाने टहलती बेड से उठते हुए नाखून चबाती टहलने लगी। इन सब से भी कोई खास अफाका नहीं हो रहा था। अगले ही लम्हे उसे कासिम का ख्याल आया। वो बेड के पास आई और उसके एक जानिब बने साइड टेबल से उसने अपना मोबाइल उठाया। फिर उसने फ़ौरन से कासिम को कॉल मिलाई, मगर उसे बताएगी क्या? वो क्यों उसे ढूंढ रही थी? उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कॉल काटने के लिए मोबाइल कान से हटाया ही था कि दूसरी जानिब से उसका सलाम सुनाई दिया। अंजला ने उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया, बस नाखून को दांतों से चबाती खड़ी रही। अगर वो उसको नहीं समझता तो फिर कौन है जो उसकी बेवकूफ़ाना हरकतों को समझ सके? अंजला, अब तुमने कौन सी बेवकूफ़ी की है? दूसरी जानिब से उसकी मुस्कुराहट भरी आवाज़ उभरी। वो सीधे हाथ से फ़ोन कान को लगाया और उल्टे हाथों के नाखून का अंगूठे का नाखून मुंह में लिए सोचने लगी। फिर जल्दी ही बोली, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़। अंजला, कासिम ने उसे एक बार फिर कॉल काटने से रोक दिया। मैं एक प्रोफेशनल ऐप पर किसी की प्रोफाइल देख रही थी और उसे पता चल गया कि मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ। वो टुकर टुकर रवानी में सब बोलती गई। तो क्या तुम उसे स्टॉक कर रही थी? वो क्या बता रही थी और वो क्या पूछ रहा था? आखिर ऐसा कौन पैदा हो गया जिसे अंजला स्टॉक करने लगी? नहीं, मगर वो तो यही समझेगा ना। उफ, मैं उसका सामना कैसे करूँगी? उफ कासिम, उफ। उसने पाँव ज़मीन पर मारा। तो क्या वो रूबरू आएगा? कासिम का शरारती अंदाज उसके चेहरे को मुरझा गया। कौन है वो? मेरा गुमान, या शायद मेरी आजमाइश। वो यकदम ही कहीं और पहुंच गई थी। ओ देवदास, शायरी बाद में करना, पहले बता दो हुआ क्या है। कुछ नहीं, जान छोड़ो। वो कुछ जिद सी हुई। ये अलामतें बीमारी की निशानदेही कर रहे हैं बच्चे। मेरा तजर्बा कहता है कि लड़की तुम एक आध ब्रेकअप करवा कर बैठी हो, और मेरा तजर्बा कहता है कि अनकरीब तुम्हारी इस बीमारी का मरहम तायाबा के जूते बनने वाले हैं। अंजला ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। माफ़ कर दो, गलती हो गई, तुम्हें कॉल मिला दी, अब रखो फ़ोन। अंजला, उसकी पुकार पर अंजला के हाथ रुक गए। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी एक पुकार के फासले पर हूँ। कासिम ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ जी, और ताई अम्मा की जूती के निशाने पर भी। अंजला ने उसे कॉल पर चिढ़ाया तो दूसरी जानिब से उसका कहकर अंजला को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वैसे कहाँ हो तुम? उसे जाने क्यों कुछ खटका था। वो दूसरी जानिब से निस्वानी आवाज़ की दबी दबी सरगोशियाँ सुन चुकी थी। वो गड़बड़ाया। ऑफिस में? उसने फ़ौरन ही संभलते हुए कहा। अच्छा, ज़रा तायाबा से बात करवाना। अंजला ने भी हंसी दबाई। मैं क्लाइंट के ऑफिस में हूँ। वो सूरज से बहाना गढ़ गया। अब ये भी बता दो कि क्लाइंट पर्सनल है या ऑफिशियल? अंजला ने शरारत से कहा। अंजला, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? वो भी दूबदू जवाब देती बोली। कासिम ने फ़ोन को मजीद मुंह के पास किया और मुंह की एक जानिब हाथ रखते हुए बहुत आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं कर रहा मेरी माँ। अंजला के साथ साथ कासिम के साथ बैठी हस्ती की भी हंसी छूटी थी। अब लारेब को चुगली ना मार देना। कहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। अपनी जानिब से उसने कासिम की ठीक ठाक तसल्ली करवा दी थी। कॉल बंद होने के बाद उसने अपना फ़ोन बेड पर उछाल दिया और खुद बेड के सामने रखे फूड बोर्ड बेंच पर आकर बैठ गई और कमर के बल पीछे को लेटते हुए उसने अपना सर बेड से टिका दिया और अब छत को तकने लगी। वो कभी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं वापस पलट जाऊंगी। इंसान की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। एक बार फिर से उसने खुद को माजी की अजियतियों के सपोर्ट किया था। वो भटकना नहीं चाहती थी, मगर जिद में आकर उसके कदम डगमगा गए थे। उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थीं। उसे एक बार फिर से रुहेल की बर्थडे पार्टी वाली रात याद आई। ये रात किसी आसेब की तरह उससे चिमट गई थी। उसने आज रुहेल से उसकी बर्थडे पार्टी पर आने की हामी भर ली थी। वो चाहती, अपने इरादों में पुख्ता होती तो इनकार कर सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी। इंसान भी बहुत अजीब है। बेबसी की हालत में अपनी ज़ात का खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हालात रिश्ते इख्तियार से बाहर होते हैं तो खुद को अजियत की आग में झोंकने लगता है। भले दिल कितनी ही बार रहम की फरियाद करे, अपनी वफाओं की दुआएं दे, मगर वो इस जालिम हुक्मरान की तरह जो मात खाने के बाद यक के बाद दीगरे गलत फैसले करता चला जाता है और फिर अपने सब वफादारों को खोकर तन्हा हो बैठता है। वो भी अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त खुद की ज़ात को खो बैठी थी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ज़्यादती करने वालों से ज़्यादती का हिसाब लेते हैं, और एक वो जो औरों की ज़्यादती का बदला खुद अपनी ज़ात से लेते हैं, वो भी सूद समेत। वो भी उन्हीं में से थी और यही कर रही थी। आखिरी बार जब इसकी मुलाकात रुहेल से हुई थी तो उसने उससे सब ख़त्म होने का अंदिया दिया था।
मगर फिर उसको उस दिन किसी और के साथ रेस्टोरेंट में देख लेने के बाद एक और गलती सही। जब आज रुहेल की कॉल आई तो उसने उठा ली और फिर उसके इशारे पर उसकी बर्थडे पार्टी पर जाने की हामी भर ली। रुहेल अंजला से सीनियर था। ना को हाँ में बदलने की रही कसर कमाल साहब के साथ होने वाली बहस ने पूरी कर दी। बहस क्यों हुई थी? अंजला के ख्याल में वो कोई खास वजह नहीं थी, मगर जब इंसान सामने वाले का खाका अपने दिमाग में तैयार कर लेता है तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, वो बस वैसा ही दिखाई देता है जैसे खाका उसने अपने दिमाग में बुना होता है। कमाल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो उसके इनकार, उसकी पसंद को उसकी बगावत और नाफरमानी समझे बैठे थे और ख़ुद को अपनी नज़र में मोतबर बना बैठे थे। उसकी ख्वाहिशात कुछ खास थी भी तो नहीं। तायाबा के घर जाने से लेकर अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स लेने तक उन्हें इसकी हर चीज़ से इख्तलाफ था। वो महज एक बार अपने पंख फैलाकर देखना चाहती थी, मोर की तरह उन्हें फैलाकर खुद पर रश्क करना चाहती थी। इससे कहीं ज़्यादा तल्ख माजी था जिसके नक्श बदलते वक्त के साथ गहरे होते चले जा रहे थे। ये जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी हर लगाम तोड़ देने की गर्ज से वो हर रास्ते इख्तियार करने के दर पर थी, जो या तो उसके अंदर हल पर सुलगती चिंगारी को बुझा देता या फिर सामने मौजूद दोनों हरीफों को घुटने देखने पर मजबूर कर देता। इस कहानी में सही गलत कहीं बहुत पीछे छूट गया था, कहीं बहुत पीछे, या शायद सही गलत का एहसास उसके साथ ही रुखसत हो गया था। हरीफ को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उसने अपना आप जला दिया था। जिस चिंगारी को बुझाना मकसूद था उसने उसको ऐसी हवा दी थी कि उसने उसी के दिल को जला दिया था जिसमें पल पल वो दहकी थी। कभी कभी दिल की बेसकूनी, अनसुनी ख्वाहिशात, अनकहे जज्बे, अधूरे ख्वाब इंसान से बहुत से ऐसे रास्तों का इंतखाब करवा बैठते हैं जिन पर चलने का शायद उसने कभी ज़िंदगी में गुमान किया हो। बेसकूनी की ऐसी दलदल जहाँ कोई और हाथ देकर बाहर खींच ले तो खींच ले। आंखों से एक बार फिर आंसुओं की लड़ियाँ टूटने लगी थीं। वो वहाँ से उठकर बाथरूम में आखी। वॉश बेसिन के पास पहुँचते ही उसने पानी का नल पूरा खोल दिया। नल में से अपनी पूरी रफ्तार से निकलता पानी शीशे के बेसन में बहना शुरू हो गया था। उसने मकान के अंदाज में पानी के कतरों को देखा जो पीली रोशनी के जेर असर कुछ अजीब सा तासुर देने लगे थे। ये सब कुछ इतना ही अजीब था या उसे महसूस हो रहा था। उसने सर उठाकर सामने लगे शीशे में देखा और नजरें दूसरे पार मौजूद खुद के अक्स पर ठहर गईं। नम आंखें, इन आंखों में सिर्फ एक सेकंड को किसी का अक्स झलका था। उसने फौरन से आंखें बंद करते हुए वापस से खोली थीं। वो धुंध छुट गई थी जो उसकी अक्सबंदी कर रही थी, मगर आंखें मजीद मुतवर्रम हुईं। मुतवर्रम आंखें और आंखों के नम बाड़, सिमटी सी भीगी पलकें। दूसरी जानिब शीशे में खड़ी लड़की पर इसे खुद से ज़्यादा तरस आया, यूं कि उसकी पानी से भरी आंखें देखकर बेसाख्ता ही इसकी खुद की आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ टूटती चली गईं। एक गिरा का खुलना था कि बस जब्त की सारी लड़ियाँ बिखर पड़ी थीं। यूं ही शीशे में देखते हुए उसके कानों में किसी के अल्फाज की बाज़ेगश सुनाई थी, ये रुहेल की गर्लफ्रेंड है, इसका अफेयर है इसके साथ। उसने झुकते हुए हाथों के प्यालों में पानी भरते एक साथ कई छींटे मुंह पर मारे। बोलो बेटा, एक और माजी की आवाज़। कबूल है। अपनी आवाज़ कानों में उभरी थी। आवारा गर्द अपने किसी यार के साथ भागी है, मरती मर जाए। उसने बेसन के अतराफ में अपनी गिरफ्त मजबूत की उस पर झुकते हुए आंखें बंद कर लीं। कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी उसके निकाह में होते हुए किसी और के साथ अफेयर चलाए। अगर किसी और से अफेयर चलाना था तो तुम्हें उससे अलहदगी ले लेनी चाहिए थी। बंद आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं उससे अलहदा नहीं। उसने अपने अल्फाज रोक लिए। आंखें खोलते हुए शीशे में खुद को देखा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने जो मेरे साथ किया। वापस फिर से गुनाह के पत्थर को मजीद तराशने लगी। तभी कहीं अंदर से एक आवाज़ आई थी, उसने तो तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोला था। तुर्श लहजा था मगर नीयत साफ थी। कड़वी बात थी मगर सच थी। फरेबकार नहीं बना था। और तुमने फरेब किया, इमानत में भी ख़यानत कर डाली। बस इतनी सी खुद एहतसाबी थी कि इसके बाद गुनाह का मुजस्मा ढह गया। वो बेसन पर मुंह झुकाए सिसकती हिचकियों के साथ रो दी थी। आज शायद इतने अरसे में पहली मर्तबा माजी से वापसी करते हुए उसे अपना आप किसी का कर्जदार नजर आया था। पहली बार कहीं बहुत अंदर गलती कर बैठने का एहसास हुआ था। एहसास तो कब का हो गया था, एतराफ़ अब किया था। पता नहीं गलती की नदामत थी या फिर किस चीज़ का, किसी इंसान के बिछड़ जाने का मलाल। जो भी था बहुत शिद्दत का एहसास था, यूं कि आंसुओं पर बंद बांधना भी मुश्किल हो रहा था। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद सामने लगे शीशे में खुद को देखा।
पानी नल से अभी तक उसी रफ्तार से बह रहा था। वो यकटक खुद को आईने में देखने लगी, यूं जैसे आईने के दूसरे पार कोई और हो और वो इसके जज्बात को महसूस करना चाह रही हो। इतने आंसू बहाने के बाद भी आंखें और गिरिया करने को बेताब थीं। खुद की आंखों में यूं ही देखते एक और लड़ी दाएं आंख से टूट कर गिरी। वो शीशे के बने वॉश बेसन को किनारों से थामे खड़ी थी। हथेलियों में हल्की सी चुभन का एहसास हुआ तो उसने बेसन पर से हाथ उठाए हुए उनको कदरे अपनी आंखों के पास लाते हुए देखा, जहां बेसन के किनारे हल्के हल्के निशान छोड़ गए थे। उसने बहुत आहिस्ता से अपना दायां हाथ अपने सीधे हाथ की हथेली पर फेरा, फिर यूं ही हाथ फेरते हुए फिर से शीशे में खुद का अक्स देखने लगी। मजीद पल यूं ही खुद को देखते रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों का अभी भी एहतजाज तर्क करने का इरादा नहीं है। अगर वो कुछ और पल यूं ही देखती रही तो एक बार फिर से इसके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। उसने सामने पर से नजरें हटाकर नल बंद कर दिया और बाथरूम से बाहर आई। मुंह को तौलिए से खुश करने की भी जहमत महसूस नहीं की थी। सोफे पर बैठते हुए सर को पीछे गिराते हुए आंखें बंद कर गई। वो जाने कितनी देर यूं ही आंखें मूंदे सोफे पर सर को पीछे गिराए बैठी आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही थी। इन सब के दौरान वक्त की सुइयों की क्या रफ्तार रही थी इसे मालूम नहीं था, ना ही उसे जानने में कोई दिलचस्पी रही थी। उसे गर्ज नहीं थी भले किस्मत वक्त की सभी सुइयां यूं ही एक साथ घुमा देती, जैसे पढ़ने वाला किसी नापसंदीदा किताब के सभी अवराक एक ही जश्न में पलट देता है। उसे तब भी फर्क नहीं पड़ता अगर पढ़ने वाला किताब के एक एक वर्ग पर मौजूद एक एक तहरीर के एक एक जुमले के एक एक लफ्ज़ के एक एक हर्फ को इस तवज्जो से पढ़ता कि वक्त ठहर जाता है और तहरीर कहीं बहुत अंदर दिल की गहराइयों में सरायत करती चली जाती है। वो तो वहाँ थी जहाँ दिमाग कहीं ठहर गया था, किसी एक ख्याल पर या किसी एक बात पर या शायद किसी के एक जुमले पर या शायद किसी की एक झलक पर। नहीं, बल्कि वहाँ जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ जहाँ सिर्फ कालीपन था। उसका सकता तब टूटा था जब लारेब उसके सोफे पर गिरी। उसने आंखें खोलकर गर्दन मोड़ते हुए उसकी जानिब देखा, खामोश, बिना कुछ कहे। आप रो रही थी? उसकी आंखों में अंजला को हैरानी के साथ परेशानी की भी झलक दिखाई दी। अंजला को समझ नहीं आई उसने मजाक उड़ाया है, फिर सच में फिक्रमंद है। समझ आ भी गई होती तब भी वो किसी को खुद पर गुजरने वाली दास्तान बयान नहीं कर सकती थी। अगर बयान कर भी देती तो क्या गुजरने वाला कोई इसको समझ सकता है? नहीं, जिन पर गुजरती है उनके लिए वक्त ठहर जाता है और जो सामने होते हैं उनके लिए वक्त गुजर चुका होता है। जिंदगी के भी अजीब इम्तिहान थे। कहीं जज्बात हैं तो अल्फाज नहीं, अल्फाज हैं तो एहसास नहीं। कहीं सामे है तो किस्सा गो नहीं, किस्सा गो है तो सामे नहीं। गम है तो आस नहीं, आस है तो प्यास नहीं। कहीं मोहब्बत है तो हम सफ़र नहीं, हम सफ़र है तो मोहब्बत नहीं। अफसाना है तो मुकम्मल नहीं, मुकम्मल है तो वसल की कोई शाम नहीं। गो के अधूरापन है हर किसी में, हर कोई महरूम है हर किसी से। हाँ, तुम्हारा दीदार जो नहीं हुआ था सो दिल उदास हो गया था। सोचा क्यों ना आंसुओं की सूरत तुम्हारी मोहब्बत बहाई जाए। अंजला ने सोफे पर उठते हुए उसका मजाक उड़ाया। मेरी मोहब्बत और आपके आंसू? बराए मेहरबानी इस मनसब पर जो फायदा है उसे ही रहने दें। वो उठती हुई दीवार में नस्ब शेल्फ के पास आ गई जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थीं। उसने उस पर पड़ी एक किताब को उठाया और उलट पुलट कर गौर से जायजा लिया, यूं जैसे अगली कार्रवाई उसी पर डालना मकसूद हो। यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? वो बाहर जाती जाती रुकी और फिर पलट कर उसकी जानिब देखते हुए अपना पसंदीदा सवाल पूछा। लारेब उसके सवाल पर बदमज़ा हुई। जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया ना, उस दिन से मैं दिल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी। वो भी उठते हुए अंजला के पीछे ही कमरे से निकल आई थी। कॉफ़ी? अंजला ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। चाय? वो अंजला के पास से गुजरते हुए फ्रिज की जानिब बढ़ी। कॉफ़ी बना रही हूँ, पीनी है या नहीं? मेहमान नवाजी तो उसके करीब से भी नहीं भटकी थी। अच्छा दे दें, ना होने से तो बेहतर ही है। उसने वहीं से पलटते हुए मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कुछ कहा। अंजला आज कुछ खास बात करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही थी, जब भी खामोशी से कॉफ़ी बनाना शुरू कर चुकी थी। आपके घर में भी कुछ खाने को कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खिलाए दें, बहुत भूख लगी हुई है। वो फ्रिज में झांकते हुए कह रही थी। क्यों, तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती? एक बात तो तय थी कि उसका दिमाग कहीं भी हो उसकी ज़ुबान हमेशा हाजिर रहती थी। मिलती है, मगर आपकी तरह बहुत सारे और इतने लोगों से नहीं मिलती ना। चाचू, बाबा, कासिम भाई, मुझे तो सिर्फ पापा से मिलती है। इतनी मासूम तुम्हारी शक्ल है नहीं जितनी बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं पता, अभी कल ही तो तुमने कासिम से पिज़्ज़ा खाया है। पिज़्ज़ा नहीं, सैलेड। उसने रसी की। और खिलाना है तो खिला दें, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है और आइंदा मैं आऊँगी भी नहीं।
अंजला ने बगौर उसके चेहरे का जायजा लेना चाहा, जिस पर वो मजीद मुंह बना गई। आर्ट्स की? उसके पूछने पर लारेब ने इस बात में सर हिलाकर ही काम चलाया। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चूल्हे को बंद करते हुए जैसे वो बाहर की जाने बढ़ी, लारेब भी फौरन से उसके पीछे ही किचन से निकली थी। कुछ खाने को तो मिला नहीं था, मगर जो एक कॉफ़ी का इम्कान था वो भी कहीं गुम होता दिखाई दे रहा था। मगर आप क्यों? और मेरी कॉफ़ी, खाना तो खिलाया नहीं। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, तुम ड्राइवर अंकल से कहो गाड़ी निकालें। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने पलटकर मुंह लटकाए लारेब को देखा। फिक्र नहीं करो, क्लास में जाने से पहले तुम्हें कुछ खिला दूंगी। लारेब को खिलखिलाता हंसता देखकर भी वो हंसते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गई। अब अगला सीन। लारेब ने जिस रेस्टोरेंट में जाने की फरमाइश की थी, उसे अंजला ने साफ ये कहकर इनकार कर दिया कि उस जगह का जायका दुनिया का बकवास तरीन है। पसे पर्दा क्या वजह थी, ये सिर्फ अंजला ही बता सकती थी। अब वो दोनों लारेब के सेकंड फेवरेट रेस्टोरेंट पर चली आई थी, और अब ये भी बहुत जल्द उसकी बैड बुक्स में जाने वाला था। लारेब ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया, जबकि अंजला ने महज मिंट मार्गरीटा पर इत्तेफाक किया। लारेब खाना खाने के साथ साथ अपने किस्से सुनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी, और वो उसकी बातों को सुनने में। यूं ही स्ट्रॉ लबों के बीच दबाए जूस पीते हुए वो हमेशा की तरह बड़े गौर से उसकी जानिब देखते उसकी बातें सुनने लगी थी। इसकी बातें भले कितनी ही बचकाना होती, मगर वो कभी अपने बड़े होने का रोब जमाती उसकी बातों को नज़रअंदाज करने या फहम से खाली होने का तासुर नहीं दिया करती थी। इस वक्त भी वो इसकी बातें सुन रही थी, जब उसे पता भी नहीं चला कब उसकी नज़रें ऐन लारेब के पीछे खड़े शख्स पर जा टिकी थीं। वो काले नहीं, डार्क ब्लू कलर, शायद इन दोनों रंगों का कोई इंतजाज था। जिस रंग की शर्ट वो पहने हुए था, जिसके ऊपर का एक बटन बड़े स्टाइल से खुला हुआ था और बाजू कोनियों से थोड़ा सा नीचे तक फोल्ड किए हुए थे। बीच कलर की कॉटन पैंट की जेबों में हाथ डाले, जिसकी दाएं कलाई में मौजूद घड़ी को उसके मजबूत बाजू पुरकशिश बना रहे थे। वो वाइट स्नीकर्स पहने दाएं टांग बाएं टांग के ऊपर किए क्रॉस बनाए काउंटर से टेक लगाए खड़ा जाज़बे नजर लग रहा था। इसकी नज़रें यूं ही ठहरी थीं जैसे ना सिमत बदली हो, ना नज़रों का जाफिया, बस फ्लैश कार्ड बदल गया हो। काउंटर पर खड़े शख्स को इस कदर महवियत से देखने लगी कि सामने बैठी लारेब बिल्कुल ही मंजिल से मंजर से गायब हो चुकी थी। बीच में बैठी लारेब की आवाज़ भी समातों तक पहुंचना बंद हो चुकी थी। उसने जेब में से हाथ निकालते हुए कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। उसकी इस हरकत पर उसके साथ खड़ी लड़की ने इस कदर संजीदगी से कुछ कहा, और फिर जवाबन उसने थोड़ा सा उसके पास होते हुए कुछ कहा, जिस पर वो हंसती चली गई। उसके साथ खड़ी लड़की की हंसी में कुछ था, कुछ ऐसा जो इस वक्त अंजला के पास नहीं था। जब भी तो काउंटर के पार खड़ा स्टाफ भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। पेज पलटने पर कहानियों के रुख बदल ही जाया करते हैं, मगर यहाँ एक ही सफ़े पर जहाँ सुबह रोशन हुई थी, वहीं साथ में ही शाम भी नमूदार हुई थी। शेर के एक ही मिसरे में खुशी भी थी और गम भी, तन्हाई भी थी और भीड़ भी, उदासी के फीके रंग भी थे और हंसी की कौजो कज़ा भी। क्या खूब जिंदगी लिखी और दिखाई गई थी। उसका गम बांटने के लिए एक भी शख्स मैसर नहीं था, मगर सामने खड़ी लड़की, उसकी एक मुस्कुराहट का साथ देने के लिए एक दुनिया थी। दुनिया नहीं, महज चंद लोग नहीं, चंद लोग नहीं, दुनिया थी। हाँ, दुनिया ही तो थी। जो शख्स उसके साथ खड़ा था वो दुनिया ही था। किसी की कुल कायनात, या किसी की बिन मांगे दुआओं का वो समर जो हाथ न फैलाने पर किसी और को अता कर दिया गया था। उसकी हंसी अंजला को एक बार फिर मासी में ले गई। उस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफ़ी मिलती थी जिसको अंजला ने उस दिन देखा था जब वो रोहेल के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी। वो यकटक उसे ही देख रही थी जब लारेब ने आहिस्ता से मेज़ पर हथेली से दस्तक दी। उसकी दस्तक से वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफ़र करने में उसको महज कुछ पल लगे थे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो इनके बर्तन धो देते हैं, क्या पता फिर हमसे खाने के पैसे ना लें। लारेब ने आंखों में शरारत लिए उसे कहा, घर में ताई अम्मा पानी का गिलास मांग ले, तुमसे हिला नहीं जाता, और देखो यहाँ आकर महंगे रेस्टोरेंट के बर्तन धोने पर तैयार हो गई हो। अंजला ने उसकी काहली पर चोट की। हाँ, टू बी सास के लिए दुख हो रहा है। लारेब ने उसे चिढ़ाने के साथ ही हाथ में पकड़ा मिंट मार्गरीटा स्ट्रॉ की मदद से सिप लिया। अंजला ने उसे और पास खड़े वेटर को एक ही साथ घूरा। दोनों की बत्तीसियां यूं चमक रही थीं जैसे अभी अभी ब्रश किया हो। लारेब तो दांत निकालने से बाज नहीं आई थी, मगर पास खड़े वेटर को मजबूरन अपने दांतों की नुमाइश बंद ही करनी पड़ी। अंजला ने खामोशी से अपने पर्स से पैसे निकालकर बिल अदा किया और उठ खड़ी हुई। जाने वो कितना वक्त ख्यालों की नज़र कर आई थी कि लारेब ने इतने वक्त में खाना भी खा लिया था। वो ख्यालात में उलझी हुई अपना वॉलेट वापस बैग में डालते हुए वहाँ से उठी थी। इतनी देर में लारेब गेट के पास पहुंच चुकी थी। गेट की जानिब बढ़ती हुई अंजला की नज़र एक बार फिर गेट के पास मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कपल पर ठहर गईं। वो दोनों गालबन फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे थे। लड़की आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कुछ कह रही थी और उसके पीछे मौजूद शख्स मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था।
वो वहीं राहदारी में खड़ी यूं ही यकटक उन्हें देखने लगी, यूं कि पलकें झपकना भी भूल चुकी थी। एक्सक्यूज मी, पीछे खड़े शख्स ने वहां से गुजरने के लिए उसे रास्ता देने के लिए कहा। वो एक जानिब हो गई। उसने वापस से सीढ़ियों की जानिब देखा, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। उफ अंजला उफ, तुम्हारी एलुसिनेशन, ये तुम्हें पागल कर देगी। वो खुद को धड़कती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अब अगला सीन। वो एक ऑफिस में भी नया था और कुछ उसकी पोजीशन ऐसी थी जिसके सबब वो अपने ऑफिस में लोगों के साथ बेतकल्लुफ नहीं हो सकता था, और फिर नई जगह के नए नॉर्म्स। वो रीजनल हेड के तौर पर वहाँ अपॉइंट किया गया था। उसकी कंपनी का हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में था, मगर उसने हेड ऑफिस के बजाय रीजनल ऑफिस को तरजीह दी थी। एक वही थी उसके ऑफिस में जिसे वो जानता था। वो उसे लिए लंच के लिए चला आया था। पहले ट्रैफिक का रश और फिर रेस्टोरेंट में इतनी भीड़। तुम्हें इससे ज़्यादा रश वाली कोई जगह नहीं मिली थी? उसने रश से बेजार आते कहा। वो मुस्कुरा दी। अब तो तुम आदत डालो इसकी। ऑर्डर करने के बाद उसने वेटर से कहा, क्या ऊपर भी इतना ही हजूम है? नहीं सर, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग नीचे बैठना ही प्रेफर करते हैं। इसने गर्दन को थोड़ा सा तिरछा किए सीढ़ियों की जानिब देखा। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी तो नहीं। तुमने देखा? वो वरीशा के आवाज़ पर चौंका। क्या? लेफ्ट साइड कॉर्नर सोफे पर बैठी खवातीन तुम्हें ही देख रही हैं। वो शरीर हुई। उसने बड़े मामूली से अंदाज में घूमते हुए अब काउंटर की जानिब अपनी पश्त कर ली। रही है नहीं, रही है, और बड़े इन हमाक से देख रही है। वरीशा ने खुद ही अपने जुमले की तस्हीह की थी। तुम्हें क्या मसला है? देखने दो, उसने सहूलत से कहा। बहुत मसला है, उसे तुम्हारे साथ खड़ी मैं नजर नहीं आ रही। इसकी बात पर वो हंस दिया। एक्चुअली शी इज ट्रूली डम्फुल टू सी यू। वो एक बार फिर शरारत से कहेगी। उसके माथे पर बल उभरे थे। डोंट कॉल हर डम्प, शी इज नॉट डम्प। क्या तुम मुझे खूबसूरत नहीं समझती? हैरान। अब ठीक है, उसने हंसी दबाए पूछा और फिर बगौर उसका जायजा लिया। हैंडसम तुम हो, इस हिसाब से तो वो डम्प नहीं है, मगर उसे पता नहीं है ना कि तुम तो ऑलरेडी कमिटेड हो। इसकी बात पर वो सर झटकता हंस दिया, और फिर वो हंसी तो इन दोनों की नोक झोंक देकर काउंटर के पार खड़ा हमला भी हंसना शुरू हो गया। वो यहाँ आती रहती थी, उसके वहाँ के स्टाफ से काफ़ी शनासाई हो गई थी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ज़रा उसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मसला है। वो आगे बढ़ने लगी तो वो फ़ौरन से उसके सामने आ गया। हम ऊपर चलते हैं। वो इसीलिए ऊपर की मंजिल की जानिब बढ़ गया था। हाँ, तुम कौन सा औरत हो जो किसी का देखना तुम्हें बुरा लगेगा? तुम तो मर्द हो, जितनी औरतें देखेंगी उतनी शान बढ़ेगी ना तुम्हारी। उसने उसके आगे चलते उस पर चोट की थी। हाँ, तुम कौन सा मर्द हो जिसे बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा? तुम तो औरत हो, तुम्हारा गलत बोल देना रद्द अमल का मुतहम्मिल नहीं। वो भी उसके पीछे चलता उसी के अंदाज में अपनी नागवारी का इजहार कर गया था। अब अगला सीन। लारेब को कोचिंग सेंटर छोड़ने के बाद वो स्टूडियो चली आई थी। आज उसका एक लोकल ब्रांड का फोटोशूट था। पिछले 3 साल से वो इस दुनिया की मकीन थी। पहली बार वो अपनी यूनिवर्सिटी की प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बनी थी। जब यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोग्राम्स की प्रमोशन के लिए स्टूडेंट्स को इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और एड्स का हिस्सा बनने का कहा था, तब अंजना ने पहली मरतबा फोटोशूट करवाया था। उसके बाद किस्मत को शायद उसे इसी काम में उलझाना मकसूद था, जब ये रास्ते खुलते चले गए। उसका काफ़ी हद तक काम यूनिवर्सिटी में जॉब हंटिंग वालों ने कर दिया था। जब मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनीज़ के लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करने आते थे और मुख्तलिफ सेशन ऑर्गेनाइज करवाते थे। अगर कुदरत ने उसके लिए इस रास्ते से गुजरना लिखा था तो उसे हर उस खूबी से भी नवाजा गया था जो इसको अरूज के झूले में झुलाती रहती, जिसमें से कुछ नंबर इसकी पर्सनैलिटी को भी जाते थे। और उसके बर्थ स्टार का भी एक कमाल था जो उसे दूसरों में नुमायाँ करता था। उसका परसोना कहा जाए मुसीबत को दावत देने की खूबी कि जहाँ 4 लोग होते थे वो उनमें नुमायाँ हो ही जाती थी। हर इंसान का एक परसोना होता है जिसकी इंटेंसिटी हर शख्स की शख्सियत के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। जिसका परसोना स्ट्रॉन्ग होता है उनकी शख्सियत में इस कदर कशिश होती है कि वो खामोशी के साथ भी गुजर रहे हों तब भी पास खड़े लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। ऐसी कशिश जो उसे सब में नुमायाँ करती है, यूँ कि इसके वाइब्स पास खड़े होने वालों की नज़रों और सोच अपनी तरफ खींच लेती हैं। आम लोगों से ऐसे लोगों की खामोशी की इंटेंसिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसके महसूस होने की शिद्दत भी आम लोगों से ज़्यादा होती है। वो जिस कदर खामोश रहकर खुद को औरों की नज़रों में आने से बचाना चाहते हैं, इसी कदर नुमायाँ होते चले जाते हैं, और वो उन्हीं में से एक थी। उसकी शख्सियत ना सिर्फ इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी बल्कि बहुत बार मुसीबतों को भी दावत देती थी।
यही वजह थी इसे फोटोशूट्स करवाने के लिए कोई जूतियाँ नहीं घिसनी पड़ती थी, ना ही उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद भी उसके पास वो नहीं था जो उसे चाहिए था। उसके पास खुशी नहीं थी, वो खुशी जो अपनी होती है, जिसको ओन किया जा सकता है, वो इत्मीनान जिसके ज़ेरे साया बेफिक्र हुआ जा सकता है। वो टांग के ऊपर टांग रखे बैठी एक हाथ में मोबाइल थामे और दूसरे में शेक का गिलास थामे हुए थी, जब एक लड़के ने उसकी जानिब हैंगर बढ़ाया। चेंज करके आ जाए, फोटोशूट शुरू करना है। अंजला ने उसके हाथ में पकड़े कपड़ों को देखा। वो स्लीवलेस था और कुछ डीप नेक शर्ट्स थीं। वो इन्हें थामते आगे बढ़ गई। चेंजिंग रूम में आकर कपड़े तब्दील करते हुए इसका दिमाग एक बार फिर माजी में उलझा था। वो फोटोशूट के लिए स्टूडियो आई हुई थी, वहाँ खड़े अपने आउटफिट का इंतजार कर रही थी, जब वहाँ के स्टाफ में से किसी ने उसके जानिब हैंगर पर लटकते कपड़े उसके जानिब बढ़ाए थे। ये पहली और शायद आखिरी बार था जब उसने बैकलेस पहनने पर एतराज़ किया था। अंजला ने पहले उसके हाथ में पकड़े उन कपड़ों को देखा और फिर अब्रू अचकाकर वसीम को, तुमने बैकलेस से मना किया था ना, और ये बैकलेस नहीं है, बस गला थोड़ा डीप है। वो अंजला की सवालिया नज़रों को भांपते हुए फौरन से बोला, मुबादा कहीं इनकार ही ना कर दे। थोड़ा? तुम क्यों नहीं पहन लेते इसे? उसके चेहरे का रंग सैकड़ों में उड़ा था। पहन लेता, मगर ब्रांड की टारगेटेड मार्केट फीमेल्स की है, उसने डिटाई के साथ सागुई से जवाब दिया। तो बता देना उन्हें कि तुम पार्ट टाइम ये भी काम कर लेते हो। वैसे भी इंसान वो काम ज़्यादा अच्छा करता है जिसमें उसकी एक्सीलेंस हो, और औरत बनना तो तुम्हारा शौक भी है और बाएं हाथ का खेल भी। सच ही कहते थे लोग। उसकी जुबान सांप से ज़्यादा जहरीली थी। सिर्फ जहरीला कहना मुनासिब नहीं था, या ये कहना बेहतर था कि उसका डसा पानी भी नहीं मांगता था। उसने दिल में सोचा, सच शुक्र कभी गैरतमंद नहीं बना, नहीं तो इस वक्त बेरोजगार होता। मिस अंजला, उसने नाराजगी से कहा, मगर वो नज़रअंदाज करती वापस से मोबाइल में गुम हो गई। उसने एक पुरसकून सी सांस अंदर उतारी थी और इसके सामने पाँव के बल आ बैठा। अच्छा, आखिरी बार कर दो। अंजला ने उसे बखौर देखा और हाथ उठाकर तंबीह की थी, आखिरी बार। और फिर इसके हाथ से कपड़े पकड़कर एक तरफ बने चेंजिंग रूम की तरफ चल पड़ी थी। तब उसने पहली और आखिरी बार इस राह पर पाँव डालने का अहद किया था, जो उसके लिए गुनाह का वो रास्ता साबित हुआ था जिस पर बस पहले कदम डालना मुश्किल हुआ था। फिर वो गुनाह के इस दलदल में उतरती चली गई थी जो इसे महसूस नहीं हो रही थी। कुछ काम जो इसने जिद के सबब शुरू किए थे, वो कब इसकी ज़िंदगी में सराहियत करते गए, पता ही नहीं चला उसे। गुनाह वो बदबूदार एहसास है जिसकी बदबू सिर्फ उसके अंदर दाखिल होते हुए महसूस होती है, और फिर वहाँ ज़्यादा देर रुकने पर आपके एहसास मर जाते हैं। आपको वहाँ ठहरना फिर गिरा नहीं गुजरता। एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट करते हुए अपने माजी को झटकती मेकअप रूम की जानिब बढ़ी थी। वो भी उसके पीछे चला आया। वसीम के मुताबिक हर बार की तरह इस फोटोशूट को भी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसे चीज़ें पोज बार बार समझाने नहीं पड़ते थे। वसीम के मुताबिक तो उसे खुदा ने सब कुछ प्लेट में रख के दे दिया था। खैर, उसके मुताबिक औरतें वो मखलूक थी जिन पर अल्लाह ने ख़ास नाम किया हुआ था। वो उसके पीछे आता हुआ बोला, यार खुदा ने तुम औरतों को प्लेट में रख के चीज़ें दी हुई हैं। एक तो मर्दों के कंधों पर कफील जैसी जिम्मेदारी डाल दी, और ऊपर से उन्हें औरतों का एहतराम और नरमी करने का भी हुक्म दे दिया। इसकी और अंजला की अक्सर ऐसी ही बातों पर बहस होती थी। तुम औरतों को ज़रूरत ही क्या है कुछ करने की? बस तुम औरतों को तो कुरा अर्थ पर ऐश करने के लिए उतारा गया है। चंद एक बातों के सिवा कोई खास पूछगुछ नहीं, और ना ही कोई जिम्मेदारी। सारी जिम्मेदारी तो मर्दों पर है। तुम औरतों की कफालत, बच्चों की कफालत, तुम औरतों का तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ न सिर्फ हमारे कंधों पर डाल दी गई है, बल्कि इसमें कोताही बरतने पर भी पकड़ का भी कह दिया गया है। और देखो कितनी ही चीज़ों पर फरमा दिया कि अगर ये काम कर रही हैं तो वो तुमसे मुआवजे की हकदार हैं। मैं तो हैरान हूँ, फिर तुम औरतों का मसला क्या है? ऐश करो भाई, ऐश अपने सरपरस्तों के सर पर, लेकिन नहीं, फिर भी इतना बुरा बोलती हैं मर्दों के बारे में। उसके लिए भी जुबान बंद रखना मुश्किल था। हर बार वो इसी तरह के किसी टॉपिक पर बात करने लगता था, और करता भी क्या, वो तो मेकअप करवा रही होती थी। हर मर्द तुम्हारे जैसा नहीं होता। पहले तो तुम मर्द इस ऐनक को उतारो जो तुम लोगों को हर तीर अपनी जानिब आता दिखाई देता है। फिर इस खुशफहमी को झटको कि जो तुम मर्दों को है कि तुम औरतों को बड़ा इस्लाम के मुताबिक डील करते हो। जब कोई औरत कहती है कि फ़लाँ मर्द बुरा है, तो वो लाजमी नहीं है कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर रही हो। वो अपने बैड एक्सपीरियंस की बेसिस पर कह रही होती है। जबकि तुम औरतों के बारे में कितना कुछ बोलते रहते हो। कभी कहते हो फितना है, कभी कहते हो अम्मा हवा ने बाबा आदम को जन्नत से निकलवा दिया, जबकि हरामीपन तुम लोगों के दिलों में होता है जो अपनी माँ तक के बारे में बुरा बोल जाते हो। अंजला की जुबान पर वसीम ने उसे घूरा। अब देखो, मैंने मर्दों का कहा है एक जनरल वे में। उसने हंसी दबाई। जबकि देखा जाए तो हज़रत हवा अम्मा है हम सबकी। तुम मर्दों की भी माँ थी, तो तुम अपनी आला ज़रफ़ी तो देखो, अपनी माँ के बारे में ही बुरा बोलते हो।
और अल्लाह ने उन दोनों का जन्नत से निकलना यूं ही लिखा था। और तुम मर्द तो खुद को बड़ा फहम परस्त समझते हो ना, फिर ये कैसे फहम है कि एक जानिब मानते हो कि औरत फितना है और फिर भी बकौल तुम्हारे तुम उस फितने के हत्थे चढ़ जाते हो। वो कहने के बाद इस्तेहसाया हंसी। और अगर हमें ऐसे मर्द मिलें जिनकी खूबियां तुमने 1.5 घंटा लगाकर बयान की हैं तो हम पागल नहीं हैं यूं रोज मर्दों की गंदी नजरें और कुत्ते की तरह हवा से लटकती जुबानें देखने के लिए निकलें। और भाई किसका दिल करता है कि वो ऐश छोड़कर ख्वारी काटने निकले। मगर तुम मर्द, तुम गुस्से में आओ तो औरत को 2 वक्त की रोटी का और सर छुपाने की छत के भी ताने देने लगते हो, भले फिर वो रोटी कुत्ते को भी ना डालने वाली हो और ना छत। वो हंसी थी। बोसीदा छत जिसके नीचे का तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा बोसीदा होता है, मगर ताना तो देना है। ज़ोम जो है कि तुम मर्द औरतों को रोटी और छत दे रहे हो जबकि देते नहीं हो। सुबह के निकले परिंदे भी शाम को पेट भर के जाते हैं, हम भी मुशक्क़त के लिए निकलें तो वो रब हमारा भी पेट भर ही देगा। उसने सवाल करती निगाहों से उसकी जानिब देखा। फिर तुम लोगों को किस बात का ज़ोम है कि तुम हम औरतों को देते हो? और रही बात इस्लाम की, अल्लाह के फजल की, तो वो उसने हम औरतों पर किया है, मगर तुम मर्दों ने उस फजल को भी हमारे लिए बुराई बना दिया है। उसने सामने लगे शीशे में से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ, मगर इंसान में कर्टसी तो होती है ना। हम इतना करते हैं तुम औरतों का, थोड़ा सा तो शुक्रगुजार हो सकती हो ना। हम औरतें भी तुम मर्दों का इतना करती हैं। हमारे माशरे में एक मर्द के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी नस्ल होती है, और फिर भी मर्द उसी औरत को चीट भी करता है, जलील भी करता है जो उसकी नस्ल बढ़ाती है। वो एक बिस्तर शेयर करती है उसके साथ, और तुम लोगों का जब दिल करता है तुम मर्द बदकारी की तोहमत लगा देते हो। उसका लहजा तल्ख हुआ। या तो तुम लोगों के लिए बदकारी करना इतना आसान होता है, या फिर तुम्हारे लिए औरत के वक़ार की अहमियत नहीं होती। उसका मेकअप हो चुका था। उसने अपने ड्रेस के गले से टिश्यू पेपर निकाल दिए जो मेकअप के सबब उसका ड्रेस खराब न हो जाने के बायस रखे हुए थे। डियर अंजला, योर मैनेजर इज सो ऑब्सेस्ड विद वुमेन्स। मेकअप आर्टिस्ट ने एक तबसरा किया। वो भी हंस दी। वो शूट की जानिब बढ़ने लगी जब वसीम उसे पुकार उठा। थैंक्स अंजला। वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में एहसानमंदी से कह रहा था। वो अपने फ्रॉक का फॉल उठाते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। ये सारी बातें उसने ऐसी ही नहीं कही थी। उसका आज सुबह ही अपने मंगेतर से झगड़ा हो गया था और ये सारे शिकवे उसके थे जो उससे कर नहीं पाया था। इस वक्त अंजला के सामने उसने मर्दों की जुबान का लबादा उड़कर कहा था। बदले में उसके साथ की गई बहस ने उसकी सोच को वसी कर दिया था, उसके औरतों को लेकर नज़रिए को बदल दिया था। आज खिलाफ मामूल उसको शूट में ज़्यादा वक्त लगा था। इसके साथ पहले ऐसा नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब वो नई नई स्पीड में आई थी, मगर अब उसे कई बार डिक्टेशन लेनी पड़ रही थी। शूट खत्म होने के बाद वो चेंज कर चुकी थी। वो अपना बैग उठाते जाने लगी जब वसीम भी उसके साथ आकर चलने लगा। तुम क्या ये काम छोड़ने वाली हो? अंजला ने हैरानी से उसे देखा। अब दिलचस्पी जो नहीं ले रही हो, पहले सिर्फ डेडलाइन मिस कर रही थी, मगर अब शूट में भी तुम्हारी कुछ दिलचस्पी नहीं रही। ओह कम ऑन, अगर कभी हो ही गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेशन गोइयां करने लग जाओ। बाहर निकलते हुए उसकी नज़र सामने से आते रुहेल पर पड़ी। बेसाख्ता उसके चेहरे पर नागवारी दर आई थी। ओह, रुहेल ने उसके पास आते हुए कहा। अंजला डियर। वो कुछ इस अंदाज से खड़ा था कि उसका रास्ता बंद हो गया। इतने वक्त बाद, गुड टू सी यू हियर। उसने आगे की जानिब कदम लेते हुए कहा, मगर वो पीछे नहीं हटी। लेट हो गया, थोड़ा पहले आता तो तुम्हारी खूबसूरती को सराहता। उसने अंजला के पीछे से गुजरते हुए लड़के की जानिब इशारा किया जो अपने हाथ में वही ड्रेस पकड़े जा रही थी जो अंजला ने पहनकर फोटोशूट करवाया था। वो बजाय कदम पीछे लेने के एक कदम और आगे आई। हटो सामने से, उसने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त नजरों से कहा। वो भी उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ा। याद है आखिरी बार तुम कब इतना करीब आई थी? उसकी आंखों में कमीनगी का अक्स था। वो भी अंजला थी जिसको पिछाड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसकी बात पर वो मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे मुस्कुराहट जो पिछाड़ने के लिए वक्त देती है, जो उसने उस दिन मार्केट में उस बंदे को अपना हाथ बढ़ाते हुए दी थी। और फिर अगले ही लम्हे उसने एड़ियों को बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर स्टूडियो की राहदारी में थप्पड़ की आवाज़ ने कितनी ही बार इको किया था। मुझे तो याद नहीं, मगर तुम्हें इस थप्पड़ को ज़रूर याद रखना चाहिए। आइंदा मेरे करीब आने से पहले ज़रूर सोचना कि आखिरी बार मैंने तुम्हें कैसे लिताड़ा था। फिर उसने मुड़कर वसीम की जानिब देखा और भवों को शरारत से सुकेड़ा। ये उंगलियों के निशान फोटोशूट में तो नहीं आएंगे ना? यू बिच। वो गुस्से से उसकी जानिब पेशकदमी करने का इरादा रखता था। कॉल मी विद समथिंग न्यू, एक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा। फिर उसे कंधे से एक जानिब को धकेलते हुए वहां से आ गई। वसीम भी उसके पीछे आया था।
तुम मर्द हम औरतों के लिए वाकई में बहुत कुछ करते हो। वो कहकर गाड़ी में बैठकर चली गई। जाने से पहले उसे शर्मिंदगी के दरिया में गोता देना नहीं भूली थी। वो समझ नहीं पाया था कि उसे ताना देकर गई थी उसकी खामोशी पर, या फिर रोहेल की हरकत का हवाला देकर गई थी। फोटोशूट से वापसी पर वो ऑर्फनेज आ गई। जब भी उसके दिल पर बोझ पड़ता था वो यहीं का रुख करती थी। ये दुनिया की शायद वो वाहिद जगह थी जहां अगर उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती तब भी वो यहाँ आ जाती। ऑर्फनेज के गेट से अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने लॉन में खेलते बच्चों पर पड़ी। उन्हें देखते उसका चेहरा खिल उठा था। ढलते सूरज की उदासी का बोझ भी कुछ कम होता महसूस होने लगा था। अनम बेगम भी उसे लॉन की जानिब बनी क्यारियों में माली को हिदायत देती नजर आ गई थी। वो बिना किसी की नजरों में आए गेट से अंदर दाखिल होकर कमरों के पीछे का पता बताती राहदारी पर चलने लगी। शाम ढलने लगी तो राहदारी के एक तरफ बहता पानी भी उदासी का मातम करने लगा। कदरे ऊंचे से फैदे के दरख्त, उनके बीच लगे छोटे छोटे पौधों में जंबिश होने पर दिल मजीद उदास होना शुरू हो गया था। वो बैग थामे आहिस्ता आहिस्ता चलती इमारत के पिछले हिस्से में आ पहुंची थी। इमारत का पिछला हिस्सा खामोशी में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ बड़े बड़े दरख्तों की अजारादारी थी। ढलती शाम में सिर्फ वहां वही ठहर सकता था जो उनके साथ दोस्ती कर लेता, जो अपने दुख उनको सौंपना जानता था। वहां बैठना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यूं बैठकर खामोशी के बीन सुनना, खौफ तन्हाई के साए को मध्यम मुस्कुराहट के साथ तकते जाना, उदास हवाओं के सुरों को दिल पर तहरीर करते जाना किसी सूरत आसान काम नहीं था। हाँ, आसान नहीं था उस मातम का चशमदीद बनना जो दूर फलक पर अंधेरा छाने के सबब रोज आफ्ताब करता था। वो एक जानिब क्यारियों से दूर शेड के नीचे बने बेंच पर आकर बैठ गई और बिला मकसद ही सामने देखने लगी। तुम्हें याद है आखिरी बार तुम कब मेरे इतना करीब आई थी? रुहेल की आवाज़ दरख्तों की सनसनाहट के साथ गूंजी थी। उसने आंखें बंद करके अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। वो उस रात रुहेल की पार्टी पर गई थी। इसके लिए घर से निकलना मुश्किल नहीं था। इंसान सुनने से ज़्यादा चीज़ों को देखकर उनसे मुतासिर होता है। सुनी सुनाई चीज़ें दिमाग से झटकी जा सकती हैं, मगर आंखों देखी ना झुटलाई जा सकती हैं ना भुलाई। और बचपन से लड़कपन की सीढ़ियाँ अबूर करते हर जीना इंसान के जहन पर नक्श हो जाता है, खासकर जीने चढ़ते हुए लगने वाली हर ठोकर। उसे वो ठोकरें याद रह गई थीं जिस दिन उसकी माँ घर से भागी थी। वो वाहिद चशमदीद गवाह थी। वो अपनी माँ की पाक दामनी की अकेली गवाह थी, और अपनी माँ के खौफ की भी वो अकेली चशमदीद थी जिसने आखिरी पुकार में अपनी माँ की आंखों में खौफ की कई सूरतें देखी थीं, और वो जान नहीं पाई थी कि कौन सी सूरत बाकी सूरतों पर भारी थी। खौफ की सभी कस्में ही सांस रोकने के लिए काफ़ी होती हैं। उसकी माँ भी कुछ पल को धड़कनें थमी थीं। उसने माँ के कपकपाते हाथों को बड़े गौर से देखा था जो उसे अपने साथ लगाने के लिए बढ़े थे। उसे इस कदर खौफ आया था, मगर वो खौफ उसे अपनी माँ के खौफ से कहीं कम महसूस हुआ था। वो अपने बचपन के नादान लम्हों में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा और कहीं जल्दी जज्बाती तौर पर बड़ी हो गई थी। उसके माँ के जाते ही उसके दिमाग ने उसे सर्वाइवर मोड में डाल दिया था। हर बुरी सिचुएशन को गुमान करना और फिर उससे निकलने के लिए तरीके बनना, जिनमें से एक अमल घर से निकलने के लिए कई तरीके ढूंढना था, फर्जी तौर पर अगर कभी निकलना पड़ जाए तो। उस रात रुहेल की पार्टी पर पहुंचना भी उसे कुछ मुश्किल नहीं लगा था। वो काले रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक जेब तन किए हुई थी। उसकी उठी मखरूर नाक की तरह उसका कद भी अच्छा था, जबकि उसे हील पहनने की कुछ खास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। शायद इसी सबब वो ज़्यादा फोकियत पंप्स खुद से कोल्हापुरी को ही देती थी। इस वक्त वो बहुत सादा सा खुस्सा पहने हुए थी जिसके ऊपर ब्राउन रंग की कढ़ाई की हुई थी, बिल्कुल वैसे ही रंग जैसा उसके फ्रॉक के दामन पर कढ़ाई की हुई थी, और हाथ में थामा क्लच। उसका रंग भी खुस्से से मेल खा रहा था। शोल्डर तक आते बालों में बहुत हल्के हल्के कर्ल डाले हुए थे। वो बिना किसी खौफ के उस पार्टी में आंच पहुंची थी। ना पकड़े जाने का कोई खौफ था और ना पकड़े जाने पर पेश आने वाले नताइज का। रोहेल ने दूर से उसको आता देख लिया था। वो इस वक्त एक गोल मेज के पास खड़ा हुआ था और मेज पर कोनिया टिकाए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आता देख वो वहां से हटता हुआ उसकी जानिब चला आया। मुस्कुराते हुए उसने उसे वेलकम किया और फिर ठहर कर ऊपर से नीचे तक बहुत गौर से देखा। उसे इसकी नज़रें कुछ खास पसंद नहीं आई थीं। उसने कदम सामने की जानिब बढ़ाए तो वो भी उसके साथ चलने लगा। इथेरियल ब्यूटी, उसके 27 जुमले पर अंतरा ने चलते हुए उसकी जानिब गर्दन घुमा कर देखा। तुम इस दुनिया की नहीं हो। वो इसकी नज़रों का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। उसने उस पर शुक्रिया जैसे कोई तकल्लुफ़ात अदा करने की तकलीफ नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी। वो इसीलिए एक दूसरे मेज़ की जानिब आया जहाँ कोई नहीं था। क्यों? उसने सामने पड़ा जूस का गिलास उठा लिया और अब सामने देखते हुए उसमें से घूंट घूंट पीने लगी। याद है जब मैंने तुम्हें लंच पर चढ़ने के लिए कहा था तो तुम कैसा बुरा मना गई थी और तुमने सब खत्म होने का कह दिया था। अब तुम आ गई हो तो मुझे एहसास हो रहा है सब खत्म करने का कहना तुम्हारा एक जज्बाती फैसला था। एक सेकेंड,
तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। वो मेरा जज्बाती फैसला नहीं था। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी, मगर वो उसकी जानिब देख रहा था। फिर तुम पार्टी में क्या करने आई हो? तुमने बुलाया था, उसने बड़े आराम से कहा। तुम क्या खेल खेलना चाह रही हो? मैं कोई खेल नहीं खेलना चाह रही। याद नहीं तुमने कहा था कि आखिरी बार आ जाओ, सो आउट ऑफ कर्टिसी मैं आ गई। उसने बड़ी सहूलत से झूठ बोला। रोहेल ने उसे कुछ जायजा लेती नजरों से देखा। वो और कर्टिसी, मगर बिना इकरार के क्या कोई पकड़ा जा सकता है? भले सामने वाले को मालूम हो, मगर जब तक आप अपनी जुबान से एतराफ़ नहीं करते तब तक सब अंदाज़ा है, अफवाह है, हकीकत है नहीं। उसने भी यही किया था। बिल आखिर रोहेल ने याद आने पर समझते हुए सर हिला दिया। फिर अंजना एक सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई और रोहेल से इस्तफसार किया। हैरत है, तुम्हारी पार्टी है और कोई मूवी मेकर, कोई फोटोग्राफर नहीं। तुम तो पिक्चर्स नहीं बनवाती, फिर क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही मुझे हैरानी हुई। तुम हर चीज़ को शो ऑफ करने के खासी आदी हो ना। वो सर झटकते हुए हंसा। सही समझा है, ऐसा नहीं हो सकता कि इन हसीन मोमेंट्स को कैप्चर ना किया जाए। कुछ लेट हो गया फोटोग्राफर, लेकिन किसी भी लम्हे आ जाएगा। इसने समझते हुए सर हिला दिया। वो कुछ देर बाद वहाँ से चला गया था। वो अब वहाँ अकेली खड़ी, हाथ में टूथपिक पकड़े मेज़ पर बनी लवाजमात को बारी बारी खाते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थीं। हाय अंजला, कैसी हो? निस्वानी आवाज़ अपने कुछ पास से सुनाई दी तो उसने वैसे ही मेज़ पर कोहनियाँ टिकाया, हल्की सी गर्दन घुमाकर अपने बाएं जानिब देखा। वो उस लड़की को पहचान गई थी। वो रोहेल की क्लासमेट और उसकी यूनिवर्सिटी के ज़माने में सीनियर थी। हाय, फाइन। उसने उसे पूछने की जहमत नहीं की थी। पार्टी में आई है तो ठीक ही होगी। एक फेवर चाहिए थी, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। बोलो। वही मगरूर अंदाज। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ आओ, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अंजला सर हिलाते उसके पीछे चल दी। वो अब लॉन से निकलते हुए घर के पिछले हिस्से में आ गई थी, जो गालबन स्विमिंग के लिए मुख्तस था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, वो उसको कहकर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर में वहाँ रोहेल भी आन वारिद हुआ था। उसे कोई हैरानी नहीं हुई थी, और खौफ वो कहाँ था? कहीं नहीं। खौफ होता तो वो पार्टी में ही क्यों आती? यही इंसानी दिमाग की हिमाकत है। जब कोई जुनून सर चढ़ता है तो फिर खतरों को भांपने की बिनाई उचक लेता है। वो उसे देखता हुआ उसके करीब हुआ। अंजला ने नामहसूस से अंदाज में कदम पीछे की जानिब लिए। क्या हो गया है? बात करना चाह रहा हूँ, वो उसकी हरकत को महसूस करते हुए बोला। हाँ, तो बात फासले से भी की जा सकती है, अंजला ने खफकी से कहा। मगर जो बात मैं करना चाहता हूँ वो फासले से नहीं हो सकती। वो मजीद उसकी जानिब बढ़ा था और अब वो एन स्विमिंग पूल के किनारे पर जा पहुंची थी। रोहेल, मैंने तुमसे कहा था हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब पेशकदमी कर रहा था। हम सिर्फ दोस्त थे और अब वो भी नहीं रहे, उसने हाथ उठाए हुए बड़े आराम से कहा। नहीं, मैं तो तुम्हें दोस्त नहीं समझता। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती से ज़्यादा का ख्वाह हूँ। इससे पहले वो एक कदम पीछे को लेती और स्विमिंग पूल में जा गिरती, इससे पहले रोहेल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो रोहेल, वो मुज़ाहिमत कर रही थी जो बेसुध होती दिखाई दे रही थी। इसी अवस्था में उसे कोई घर के अंदरूनी हिस्से से स्विमिंग पूल एरिया में दाखिल होता दिखाई दिया। वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था, बल्कि अपने हाथ में पकड़े कैमरे की जानिब मुतवज्जा था। उसे वहाँ से गुजरता देखकर वो फ़ौरन से बोल उठी। रोहेल, तुम हम दोनों की पिक्चर्स नहीं बनवाओगे। कहने के साथ ही उसने रोहेल के गले के गिर्द अपने बाजू हमाल कर दिए। उसकी आंखों की चमक फोटोग्राफर को बुरी लगी थी। फोटोग्राफर ने रोहेल की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो कि बनवानी है या नहीं। रोहेल ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया तो वो चेहरे पर नागवारी लिए उनकी जानिब बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर से नजरें हटाते हुए रोहेल की जानिब फेर ली और अब चमकती आंखों से उसे देखने लगी। वो दोनों बेहतरीन नहीं बदतरीन पोज में थे। उसने एक साथ कई तस्वीर क्लिक की। मैं जानता था मेरी गुर्बत के बाद तुम इनकार नहीं कर सकोगी, रोहेल झुककर उसके कान के पास आते हुए बोला। अंजला ने उसके बात पर अपनी मुस्कुराहट को गायब होने नहीं दिया। वो एक अदा से हंसी थी। मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीधा जाकर लेफ्ट साइड पर फर्स्ट रूम, वो उसको अपनी नज़रों के हिसार में रखते ही कह रहा था। अंजला ने उस पर से नजरें हटाते हुए सामने देखा तो वो फोटोग्राफर अब नहीं था। वो खामोशी से चलते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाई। वो अपनी पश्त पर रोहेल की नज़रें महसूस कर सकती थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने लाइट ऑन कर दी और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ाई। वो वहाँ से उसके करीब आने का ड्रामा करती बच आई थी, मगर अब आगे क्या?
उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अपनी जिद में, ख्वाहिश में खासा गलत कदम उठा चुकी थी और उसकी संगीनी का एहसास उसे अब हो रहा था। उसने सीने पर हाथ रखते हुए खुद को कंपोज किया। रिलैक्स, अब कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, तुम अंजला हो। उसने शीशे में मौजूद खुद के अक्स को देखते हुए कहा। सी, यू कैन कम आउट ऑफ योर क्राइसिस। इसके लब अजीब से अंदाज में एक बार फिर से फैल गए। इसने सीधे होते हुए एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट की और फिर अपने बालों को हाथ की उंगलियों से सीधा किया। हालात कैसे भी हों, आप उनमें से उसी सूरत निकल सकते हैं जब आप खौफ के खुद को हावी होने से पहले खुद उस पर हावी हो जाएं। वो अब खुद को कंपोज कर चुकी थी। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो हैरत अंगेज तौर पर उसने कमरे को देखा जहां इस वक्त घुप अंधेरा था। उसे अच्छे से याद था उसने लाइट ऑन की थी, मगर अब सभी लाइट्स ऑफ थीं। उसने अपने मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत की। उसने मोबाइल की लाइट ऑन करने की बेवकूफ़ी नहीं की थी। वो उसकी टॉर्च ऑन करके हरगिज़ अपने आखिरी हथियार का पता नहीं देना चाहती थी। वह बहुत आहिस्ता फूंक फूंक कर कदम रखने लगी। उसे महसूस होने लगा था कि वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी है। दिल ने महज एक सुकून की सांस खारिज की थी। इसी एक पल को दिमाग गाफिल हुआ था। किसी ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था और उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। वो अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख सकी थी, मगर उसके कलोन की बदबू, उसके लम्स की उलझन, उसके सेंसेस ने उस शख्स को पहचानने में देर नहीं की थी। दिमाग को खौफ ने यूं जकड़ा कि वो डिफेंसिव मोड को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। वो उसके गिर्द अपने बाजुओं का आसार बनाए, उसे कमर से पकड़ते हुए अपने और उसके बीच अपने हाथों से फासला करने की तगो-दो करते हुए अपने मुंह को पीछे किए हुई थी। आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? छोड़ो मुझे, वो कुर्राई। गला मत थकाओ, म्यूजिक के शोर में आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी। उसने बड़े आराम से उसके अंदर के खौफ को मजीद गहरा किया। बट यू कैन से दिस एट दिस मोमेंट आई एम एक्चुअली आउट ऑफ माई सेंसेस। उसने कदरे करीब आकर उसकी खुशबू को अंदर उतारा। मुझे जाने दो रोहेल। उसकी आवाज़ की खनक हकारत अब कहीं गायब होने लगी थी। चली जाना, मगर उसने अपने हाथ से उसके हाथों को पकड़ा था जो मुसलसल उसे फासला करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। मैं जानता हूँ तुम अब चली गई तो दोबारा नहीं आओगी। वह उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तुम अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करती? उसकी उंगलियां अंजला को गर्म लोहे की सलाखों की मालिक महसूस हो रही थी। उसने कुर्ब से आंखें बंद करके खोली। अगली ही पल उसे रोहेल के पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। इससे पहले वो समझती उसने रोहेल के सर पर वार किया और उसकी गिरफ्त अंजला पर से ढीली पड़ी थी और फिर वो ज़मीन पर जा गिरा। वो सहम कर पीछे हुई थी। फिर अगले ही लम्हे वो मौका मिलते ही दरवाजे की जानिब भागी। अंधेरे में दरवाजे की सिमत का तयन करना मुश्किल था, मगर वो भागी थी। वो शख्स भी उसके पीछे आया था। वो उसके कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा कर सकती थी। फिर उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो गलत सिमत पाक बैठी है, दरवाजे के करीब होने के बजाय और दूर हो बैठी है। क्या चाहते हो? उसने अपनी आवाज़ को हत्तुल इम्कान हमवार रखते हुए उसकी जानिब पलट कर रुख करते हुए सवाल किया। खिड़की खुली होने की वजह से हवा का झोंका जैसे ही पर्दा लहराता था, चांद की रोशन किरणों के सबब अंधेरा छुट जाता था। वो चांद की इसी आंख मचोली में उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम ले रहा था। अगले ही लम्हे वो किसी ख्याल के तहत मुड़ी थी और उसने एक झटके से पर्दे को एक जानिब सरका दिया। वो उससे इस किस्म के अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। इसके इस अमल पर वो फ़ौरन से अंधेरे की जानिब हुआ। कद आवर खिड़की के अब आधे हिस्से से पर्दा हट चुका था। उसने कमरे में एक लाइन की सीध से रोशनी कर दी थी जो सीधी रोहेल के बेजान वजूद को जाहिर करने लगी थी। उसका अगला कदम जानते ही जैसे वो बाकी के आधे हिस्से से पर्दा हटाने के लिए आगे बढ़ी, उस शख्स ने बर्क रफ्तारी से उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे खींचकर एक जानिब दीवार से लगा दिया। उसे अंदाज़ा हो गया था वो बहुत बुरी तरह ट्रैप हो चुकी थी। उसकी धड़कनें हर पल तेज़ होने के साथ उसे खौफजदा करने लगी थीं। उसका चेहरा वाज़े नहीं हो रहा था, मगर उसकी स्याह आंखें जो इस वक्त उसे गहरी नज़रों के हिसार में लिए हुई थी वो महसूस कर सकती थी। वो उसके जाहिर होते हुए नकूश से उसका चेहरा बुनने लगी थी, मगर वैसे जैसे हम पजल में शिकार मिलाते हैं। क्या मुझे भूल गई थी? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। बताओ, क्या मुझे भूल गई थी? अब की बार उसकी आवाज़ ऊंची हुई। वो नफ़ी में सर हिला गई। मुझे धोखा देने जा रही थी? उसने भरमी से इस्तफसार किया। इस बार भी उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर यहाँ क्या करने आई थी? वो खामोशी से उसे देख रही थी जब चांद की हल्की सी रोशनी उसके घड़ी का डायल चमका था। क्या महज मेरी कुर्बत के लिए खुद को इस हद तक गिरा लिया?
उसने इस तहज़ीक अमेज़ जुमले पर बेसाख्ता ही आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था। उसने खुद को उसकी नज़रों में किस कदर बेवकूफ़ कर दिया था। उसने किसी ट्रांस की सूरत में हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को छूना चाहा, तो उसने फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हरकत से रोक दिया। जो हाथ ना महरम को छुएं वो फिर महरम को छूने के लिए पाक नहीं रहते। एक तहकीर थी जो उसे उसके लहजे में महसूस हुई थी। एक सच था जो उसके मुंह पर मारा गया था। वो जानती थी वो आएगा, और वो आया था। वो जानती थी उसे उसके अमल से तकलीफ होगी, मगर वो गलत थी। तकलीफ उसे खुद को हो रही थी। वो उसको जलील करवाना चाहती थी, मगर इस वक्त वो खुद जिल्लत महसूस कर रही थी। अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया। तुम हो कौन? वो हंसी, हाँ मजाक उड़ाती हंसी, और फिर आगे बढ़ी कि उसने बर्क रफ्तार से दोबारा उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे वापस खींचते हुए दीवार की जानिब आया। मैं कौन हूँ? वो उसकी जानिब कदम लेते हुए सख्ती से बोला। वो अपने किए पर नदामत ज़दा नहीं थी। हाँ, कौन हो तुम? वो उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखी, ये जानते हुए भी कि इसके लिए अब वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं रहा था। वो रास्ता बंद किए उसके सामने खड़ा था। अगर वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा तो वो भी हर खौफ को पसे पश डालकर आंखों में आंखें डाले जवाब दे रही थी। क्यों ना चलकर ये बात तुम्हारे माँ बाप से पूछ ली जाए? वो कहकर एक पल को रुका, और फिर थोड़ा करीब होते हुए उसने उसके पीछे लहराते पर्दे को अपने बाएं हाथ से पकड़ते हुए एक जानिब को सिरका दिया। वो खुद वहां से नहीं हटा था, बस उसने पर्दे को पकड़ते हुए एक जानिब को झटका दिया तो वो खुद ही रॉड के इख्तिताम पर जाकर इकट्ठा हो गया। इस सन्नाटे में यूं पर्दे के हटाए जाने ने ताश पैदा किया था, और जब वो आखिरी सिरे से लगा तो इस कमरे की खामोशी में उस आवाज़ से खौफ का साया लहराया था। पर्दे के हटते ही पूरा कमरा चांद की रोशनी में नहा गया। वो उस रोशनी में उसके चेहरे पर लहराने वाला खौफ का साया देख सकता था, और वो उसके चेहरे पर अपने लिए हकारत देख सकती थी। रोशनी ने कुछ हद तक उन दोनों के चेहरे को भी वाज़ेह कर दिया था। वो किसी ट्रांस में उसे देखे जा रही थी। उसने कुछ कहा था, मगर उसके समातों तक उसकी बात नहीं पहुंच रही थी। तुम क्यों आए हो? उसने उसी ट्रांस में उससे सवाल किया। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम क्यों आई हो यहाँ? सवाल दर सवाल। क्योंकि तुम आ रहे थे, वो उसके चेहरे को देखते हुए कह रही थी। इस मुलाकात का उसने यूं होना तो नहीं सोचा था। तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? वो उसकी आंखों में देख रही थी, और वो उन आंखों को देखते हुए बता सकती थी कि एक मुस्कुराहट थी जिसने एक पल को उसके लबों पर बसेरा किया था। वो बस उसे देखती रही, और उसकी नज़रों ने उसे कई जवाब दे दिए थे। हाँ, और फिर इसीलिए ही तुम उसके करीब आई। मेरे लिए तुम और क्या क्या करने का इरादा रखती हो? उसके आखिरी सवाल ने उसका ट्रांस तोड़ा था। उसने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारना चाहा, मगर इस बार कतरे सख्त गिरफ्त ने उसका हाथ थाम लिया था। अब नहीं, उसको छूने से पहले ये हाथ उठाती तो खुद को गुनाहगार समझकर खा लेता। वो उसके कान के कुछ यूं करीब हुआ कि जुमला जिस कदर नज़दीक से समातों में पहुंचेगा इस कदर उसे तकलीफ देगा, और फिर शायद वो उसकी जिल्लत को, उसकी तकलीफ को महसूस कर सके। अब हम दोनों ही एक जगह खड़े हुए हैं जहां दोनों ही एक दूसरे के गुनहगार हैं। कोई मासूम नहीं रहा, तुम भी नहीं। उसने एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा, जोर देकर, तासुफ के साथ। इसका लहजा इस वक्त बहुत से जज्बात की अक्कासी कर रहा था। अगर किसी जज्बे की अक्कासी नहीं कर रहा था तो वो जज्बा मोहब्बत था। नरमी का तासुर था जो उसके लहजे में नहीं था। फिर वो पीछे हो गया। यहाँ से सीधा बाहर जाओगी? गेट के बाहर ब्लैक कलर की कार खड़ी है, खामोशी से जाकर उसमें बैठ जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगी। वो उसे बोलता छोड़कर आगे बढ़ गई, यूं कि तुम्हारी बातें मेरे जूते की नोक पर। सर अभी तक ऊंचा था, गर्दन में मौजूद सरिया अभी तक सलामत था। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो आई स्वेयर जो रुहेल के साथ हुआ है वो अभी कुछ भी नहीं है। वो एक लफ्ज़ चबाकर तरुश्तगी से बोला। इसके लहजे में नरमी का कोई अंसर नहीं था। इसके बावजूद वो रुकी नहीं थी। रुकना मौत था, उसे चलते रहना था। रुक कर उसे ये तासुर देना कि वो डर गई, मौत ही था। वहाँ से निकलकर वो सामने वाले हिस्से में आ गई जहाँ म्यूज़िक की ऊंची आवाज़ें उसके दिमाग में हथौड़े की मानित बजने लगी थीं। वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियां इस वक्त नाचने में मसरूफ थे। किसका कपल किसके साथ था सब भूलकर जिसके साथ दिल कर रहा था उसके साथ नाच रहे थे। वो जूं जूं आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब बढ़ रही थी। शोर की आवाज़ें कम होती जा रही थीं। एक लंबा रास्ता था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। मुठियाँ भींचे वो बस आगे बढ़ती जा रही थी। बिल आखिर उसने घर का गेट अबूर कर लिया। काले रंग की गाड़ी जिसकी तफसीलात उसे फराहम की गई थी वो उसे सामने ही नजर आ गई। उसने एक पल के लिए रुककर इर्द गिर्द देखा, और फिर बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी की विंडो से उसकी नज़र पर उस पर पड़ी जो घर के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वो खिड़की मुंह से बाहर निकाले चीखी थी, तुम या कोई भी और मुझे कभी खौफजदा नहीं कर सकते।
कभी नहीं, वो चिल्लाई थी और वो उसकी जानिब भागा था। चलें, उसने शीशा बंद करते हुए ड्राइवर से कहा। उसने फौरन से हुक्म की तामील पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने गर्दन मोड़े कार के पिछले शीशे से उसे देखा। वो अब गाड़ी में बैठ चुका था। वो वापस से गर्दन सीधे करते हुए कदरे आरामदेह अंदाज में बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद ड्राइवर ने उससे कहा था, बाजी, ये गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही है। उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो अभी तक उनके पीछे ही था। यकीन हो गया तो दोबारा से सीधी हो गई। करने दो। वो जानती थी वो उसके पीछे क्यों आ रहा था। वो जानती थी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो रुहेल के घर उसे कोई ऐसी चीज़ करने से बाज नहीं रख सकती थी। तब जब उसने खुद सब मौके फराहम कर दिए थे, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, कम से कम इस अंदाज में नहीं। तकरीबन 45 मिनट के बाद वो अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने पीछे पलट कर देखा, वो गाड़ी में बैठा उसे ही देख रहा था, चुभती नजरों से। वो वापस से सीधी होती हुई चल पड़ी और फिर अपने घर को छोड़कर पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। कुछ पल वो देखता रहा। जब वो नहीं रुकी तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फौरन बाहर आया। वो अब क्या करने वाली थी? उसने उसकी जानिब कदम उठाए ही थे कि वो साथ वाले घर के गेट के पास जाकर रुक गई। उसने क्लच में से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटते हुए उसने उसे देखा। दोनों की नज़रों ने फासलों को समेटा। वो आंखों में ढेरों हैरानी लिए उसे ही देख रहा था, उलझन अमेज अंदाज में, भवें सुकड़ी। अंजला ने उसकी जानिब मुस्कुराहट उछाली, जिस पर उसके चेहरे के नकूश मजीद तन गए। वो नज़रअंदाज करती अंदर की जानिब बढ़ गई। वो भी वापस से अपनी कार की जानिब पलट गया था, मगर फिर कार के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसे सामने वाली घर की छत पर कोई नजर आया था। हाँ, वो अंजला थी, जो अब दोनों घरों के टेरेस की मलिका दीवार फलांग अपने घर में आई थी। हाथ झाड़ते हुए उसने सामने बाहर गली में खड़े शख्स को देखा, जिसकी आंखें अब हैरत से फटी पड़ी थीं। वो एक आखिरी नज़र उस पर डालती कमरे की जानिब बढ़ गई थी और वो उसे देखता ही रह गया। तो सच में उसे कोई खौफजदा नहीं कर सकता था? क्या जिंदगी ने उसे डरा डरा कर उसके हर खौफ को ख़त्म कर दिया था? तो सच में क्या उसे कोई खौफजदा नहीं कर सकता था? वो कुछ पल टेरेस को देखता रहा, जहाँ वो चंद पल पहले उसका मजाक उड़ाती हंसी छोड़कर चली गई थी।